सो रजा जी, ये बताइए थोड़ा-सा कि जब आपने ये अटेम्प्ट दिया, मार्क्स आए, मेंस दिया, पैटर्न भी इस बार चेंज हुआ। कॉन्फिडेंट थे आप अपने सिलेक्शन को लेके जब आपका टियर 2 हो गया था? बिकॉज़ देयर वाज़ अ कन्फ्यूज़न कि कट ऑफ कितना जाएगा, कोई लेगेसी हिस्ट्री नहीं थी कट ऑफ की इस पैटर्न पे। तो एंग्जायटी तो सर रहती है कि मतलब डे बिफोर दी रिजल्ट आपको हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल ही लिस्ट में नाम ही ना होगा कि आपका कितने भी अच्छे नंबर हो, आपका कितना भी अच्छा अटेम्प्ट अच्छा, हो। कई बार ऐसा भी होता है ना कि कहीं ऐसा ना हो टाइपिस्ट नाम ही टाइप करना भूल जाए? बहुत बिल्कुल कि मेरा ही नाम रह जाएगा बस, कुछ भी एंग्जायटी हो एग्ज़ैक्टली, जाती थी हाँ, बस। हाँ। आप सभी का रामोवी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं सोनीपत हरियाणा से रजत कुमार, जिनकी एसएससी सीजीएल 2022 में ऑल इंडिया रैंक 695 है। ये रैंक इनको अपने सेकंड अटेम्प्ट में मिली और इन्होंने जो इनकी पहली प्रेफरेंस थी कि इनको एक पोस्ट चाहिए थी दिल्ली में, और वो भी कहाँ, एएसओ बनना था इनको सीएसएस में, वो इनको मिल गई। तो जो चाहते थे वो पोस्ट इनको अपने दूसरे प्रयास में मिली। पहले प्रयास में इन्हें सफलता नहीं मिली। उसके कारण भी जानेंगे कि क्या कमियां रही हैं और कैसे उन्होंने उसको इम्प्रूव किया और सेकंड अटेम्प्ट में इतनी बढ़िया रैंक हासिल करी है। सो रजत जी से मिलते हैं और इनकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इनका खास कनेक्शन भी है कि ये हमारे कह रहे हैं सारे कोर्सेज ही खरीद लिए, आपके साथ बने रहना था। तो ये मेरा प्रिविलेज है कि इन्होंने हमें काफ़ी रेवेन्यू भी दिया है ठीक है कि जो बच्चा हर बैच खरीदा तो कहीं ना कहीं कंपनी में पैसा दे रहा है, ठीक है। एंड मेरे लिए ये अच्छी चीज़ है कि ये ट्रस्ट है इनका, कि एक बैच के बाद इनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, बट स्टिल ये चाहते थे कि हम साथ में प्रैक्टिस भी करें, साथ में बने रहें। तो ये मेरा प्रिविलेज है कि स्टूडेंट इतना ट्रस्ट करता है हमारे ऊपर। तो पूरी जर्नी समझते हैं रजत की। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेमो टॉपर थैंक शो यू में। सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। घर पे डिस्कस करते थे कि ये भी कभी होगा, तो आज यहाँ हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो रेमो टॉपर्स देखते थे आप पहले से? बहुत देखते थे, मैं देखता था, मेरी पूरी फैमिली देखती थी, अच्छा। खासकर मम्मी देखती थी बहुत ज़्यादा। अरे ग्रेट यार, सही है सही है सर। यही मोटिवेशन है मेरा शो को करने का, कंटिन्यू, क्योंकि अभी बहुत सारे इंटरव्यू शो शुरू हो गए हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि हमने जो किया है वो किसी ने नहीं किया नहीं, है ना। वी बिकम एन इमोशन बच्चों के बीच में, तो वो चीज़ हम कंटिन्यू करते सिर्फ रहेंगे, बच्चों के बीच में नहीं, उनकी है ना। फैमिलीज़ के बीच में भी। हाँ, ये रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, यस यस, कि सब लोग सोचते हैं कि शो में जाएं, और ये बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए कि अगर इससे कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो करता रहूँगा मैं इस शो को हमेशा के लिए। सो रजा जी, ये बताइए थोड़ा-सा कि जब आपने ये अटेम्प्ट दिया, मार्क्स आए, मेंस दिया, पैटर्न भी इस बार चेंज हुआ। कॉन्फिडेंट थे आप अपने सिलेक्शन को लेके जब आपका टियर 2 हो गया था? बिकॉज़ देयर वाज़ अ कन्फ्यूज़न कि कट ऑफ कितना जाएगा, कोई लेगेसी हिस्ट्री नहीं थी कट ऑफ की इस पैटर्न पे। तो एंग्जायटी तो सर रहती है कि मतलब डे बिफोर दी रिजल्ट आपको हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल ही लिस्ट में नाम ही ना होगा कि आपका कितने भी अच्छे नंबर हो, आपका कितना भी अच्छा अटेम्प्ट अच्छा, होगा। कई बार ऐसा भी होता है ना कि कहीं ऐसा ना हो टाइपिस्ट नाम ही टाइप करना भूल जाए? बहुत बिल्कुल कि मेरा ही नाम रह जाएगा बस, कुछ भी एंग्जायटी हो एग्ज़ैक्टली, जाती थी हाँ, बस। हाँ। पर वही है कि दोस्तों से बात करते थे, फैमिली से बात करते तो फिर ऐसा होता था कि कोई बात नहीं, क्या होगा, वहीं आएँगे। जब सब कुछ अभी तक ठीक हुआ है तो आगे भी ठीक ही होगा। बट बहुत सैटिस्फैक्शन थी, बहुत खुशी नहीं कह सकता बट बहुत सैटिस्फैक्शन थी जब एंड में रिजल्ट आया और वहाँ नाम मिला और वो जो डिज़ायर्ड पोस्ट थी वो मिल गई। आपका सपना सरकारी नौकरी, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अगर आप एसएससी 2024 में एक सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप सिलेक्शन बाई चॉइस लें, बाई चांस नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसी तैयारी संभव है जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, और इसके लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अर्जुना फाउंडेशन बैचेस और लक्ष्य मेंस बैचेस। ये बैचेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, और आप इनको प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करके भी अवेल कर सकते हैं, या फिर आप इनको इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप डिस्काउंट कोड एग्जामो यूज करते हैं तो आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर किस बात की है, अपने सपने को साकार करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए और आज ही इन बैचेस को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। एक चीज़ और बताना, आपके मार्क्स आपके कितने थे टोटल? क्योंकि इस बार नया पैटर्न है तो बच्चे को थोड़ा पता चले कि किस तरह का स्कोर आपने मेंस में किया। रॉय स्कोर्स बता सकते हो तो बता दो, और अगर आपको नॉर्मलाइज स्कोर याद है तो वो भी बता दो आप। मेरी रॉ स्कोर जब करेक्शंस फाइनल आंसर की आई थी तो उसमें 323 थे और वो नॉर्मलाइज्ड होके 335 हो गए थे। 335 आपके हाँ जी, नॉर्मलाइज स्कोर था और उस पे आपकी रैंक 695 आई है। 695। ये आपको सेक्शनल याद है क्या? हाँ, सेक्शनल याद हैं। मैथ्स में 83 मार्क्स थे मेरे, रॉ स्कोर? रॉ स्कोर। हुँ। और फिर रीज़निंग में 74, इंग्लिश में 131 और जीके में 35।
ओके, ये रॉ स्कोर्स थे आपके ये रोज कोर्स और बाद में फिर नॉर्मलाइज स्कोर आपने 335 टोटल बताया, राइट, वेरी गुड। आपकी टॉप 3 चॉइसेस क्या थी एग्जाम में? मेरी B03 ASO CSS फर्स्ट प्रेफरेंस थी, जो जितनी भी ASO की पोस्ट थी, बिकॉज मेरे को दिल्ली प्रेफरेंस थी मेरी, तो मैंने सभी को उनको पहले रखा था। फिर MEA भी उससे नीचे ही रखा था मैं, बिकॉज मैं चाहता नहीं था कि अगर अच्छी भी रैंक आ जाए तभी मेरे को बाहर जाना या फिर ऐसा कुछ मिले। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ASO CSS होने के बाद में ASO ANFH AFHQ और फिर MEA, और फिर उसके बाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और सारी पोस्ट थी। सीएसएस आपने टॉप पे रखा, हाँ। क्या रीजन है सीएसएस चुनने के? मेरे ये तो को दिल्ली आपने बता दिया, दिल्ली रहना। बिकॉज हाँ। घर होम टाउन के बहुत पास में है, और मैं आगे प्रिपरेशन करना चाहता हूँ यूपीएससी की, और उसमें एक स्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए जिसमें आपको रेगुलरली कुछ चाहे थोड़ा टाइम मिले बट लगातार टाइम मिलता रहे। तो वो मेरी प्रेफरेंस थी कि मेरे को समय मिलता रहे ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूँ। फील्ड जॉब इसलिए आपने नहीं चुनी, हाँ, इस सोचा भी सिर्फ नहीं? इसीलिए नहीं चुनी। नहीं, एग्री, आपका ना आउटलुक क्लियर है कि मुझे यूपीएससी करना है, तो डेफिनेटली एसओ इज़ द बेस्ट पोस्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर कि जैसे जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, क्या तब आपको पोस्ट की क्लैरिटी थी या तैयारी शुरू होती है फिर ये रियलाइजेशन बाद में होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं ना, हमने देखा है कि जो बच्चा टॉप रैंक करे, बहुत अच्छी रैंक लेके आया इस साल, नेक्स्ट ईयर वो फिर से एग्ज़ाम दे के अपनी पोस्ट चेंज करता है, तो अब बच्चे सोचते हैं कि सीट खराब हुई या जो भी हुआ। मुझे लगता है ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, या उनको शायद पोस्ट की इतनी क्लैरिटी नहीं थी, जो Awareness उन्होंने की। ऑप्ट कर ली उनको उसी समय वो पोस्ट मिल जाती जो उन्होंने अगले साल क्लियर करके लिया, बट अवेयरनेस की कमी थी। तो ये एस्पिरेंट की लाइफ में कब डिसाइड होता है कि यार मेरे को एसओ इन सीएसएस बनना है? सारी पोस्ट तो एक्चुअली में स्टार्टिंग में जब आप एंटर करते हो तो पता ही नहीं होती हैं, मतलब हम्म, गिन के 2-3 पोस्ट आपको पता होंगी, वही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वही भोकाल सबको दिखता है, एक्साइज इंस्पेक्टर और एग्जामिनर कस्टम्स इंस्पेक्टर, सिर्फ वही पता होती हैं। बट जब एंटर करता है तब आदमी, जब ये होता है कि भरना है, अभी प्रेफरेंस भी भरनी है, तब आदमी देखता है हर एक चीज़ को क्या कि ये ले? मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है, किस रैंक पे कहाँ पे क्या मिल सकता है, तभी एक्चुअल में पता चलता है, तभी रिसर्च करता है आदमी, नहीं तो वैसे पता ही नहीं चलता है। बाद ही में पता चलता है आपको, जब 6 महीने, साल जब आप मतलब बिल्कुल सिलेक्शन के पास में आ जाते हो, तभी आपको पता चल पाता है कि हाँ, ये भी ऑप्शंस हैं आपके पास में, और शायद वो आपको बेटर सूट करते हैं। एक सवाल और भी है कि आपने भी ये सब चीज़ें इवेल्युएट करी होंगी, तो मैं एस्पिरेंट के लिए लाइफ थोड़ी इजी बनाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, लेट्स से, वो किन के लिए सुटेबल है आपको लगता है? सभी उन सब के लिए सूटेबल है जो एक तो फील्ड जॉब में कंफर्टेबल हैं, और उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी थोड़ी हेक्टिक लाइफ भी हो सकती है, कभी कभी बिल्कुल रिलैक्स भी हो सकती है। अगर उनको डेली रूटीन चाहिए और हमेशा सेम चाहिए तो नहीं है, और जिनको उसी जॉब में सेटल होना है उनके लिए तो बेटर है वो। सोशल स्टेटस भी फैक्टर है क्या उस जॉब हाँ, में? वो सोशल स्टेटस तो उसमें मैटर करता ही है, बिकॉज वर्दी वर्दी पहन के ना, हाँ, वो काल ज़्यादा ज़्यादा ही रहता है। बनाते हैं लोग, ठीक है। हाँ, वो और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस भी वैसे ही लोग होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो आप लोगों की वर्दी नहीं होती क्या? बोलो ना वर्दी कि एसओ की भी वर्दी दो, ठीक है। वर्दी से तो अभी तो बचे हैं सर स्कूल से, किस लिए वर्दी? नहीं, ठीक। तो आप लोगों का ड्रेस कोड होता है लेकिन कि नहीं होता? ड्रेस कोड फॉर्मल्स फॉर्मल्स, में बस जाना बस है, फॉर्मल्स। फॉर्मल्स मतलब ठीक है, आप फिर भी प्रेजेंटेबल दिखने यू चाहिए हैव बस। लॉट फ्रीडम, है ना? या। ठीक है, ठीक है। कॉर्पोरेट में जैसे नहीं होता कि फ्राइडे को कुछ भी पहन के आ सकते हो, ऐसा है आपके यहाँ कि नहीं? अभी तक तो नहीं पता चला है सर, बट आई बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इफ वैसा कुछ होगा तो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। रजत, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए कि क्या है, आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में? सर ग्रेजुएशन मैंने बीए किया है सोनीपत से ही, हिंदू कॉलेज से, और उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से बीए किया है। बीए का कोई स्पेसिफिक रीजन? आपका 10th 12th क्या था, साइंस था? साइंस से, नॉन मेडिकल से था मैं। मैथ्स वाला? हाँ, मैथ्स वाला। हाँ। तो मुझे ये था कि स्टार्टिंग में मैंने जेई की प्रिपरेशन की थी, बट वो जमा नहीं मुझे। मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि 6 मंथ्स पहले ही कि मुझे ये नहीं करना है, दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है। तो उसके लिए मैं उस फेज़ में था कि हाँ, उसके लिए क्या चीज़ बेनिफिट करेगी मुझे, तो उसलिए मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मैं चाहता था कि उसको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाऊँ बाद में, तो वो यूज़ करूँ। तो इसकी वजह से मैंने बीए किया था। और ये बहुत अच्छा है, मतलब ये क्लैरिटी होना 12th में कि मैं ये करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में, उसके लिए मेरा ये पहला स्टेप होगा, एंड दैट्स रियली गुड। मतलब आपका जो बीए का डिसीजन है, मुझे याद है एक दो ऐसे लोग जानता हूँ जब जिन्होंने 12th तक मैथ्स में अच्छे थे, साइंस से थे, उन्होंने बीए लिया सो दैट कि वो बीच का टाइम भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ें जो आगे उनको सिविल सर्विस में यूज़ करना, टॉप रैंक्स निकाली पहले अटैम्प्ट्स में इस तरह से, बिकॉज वो एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाता है बीच में, कोई डाइवर्जन नहीं। और आपको जब क्लैरिटी कि मुझे ये करना है, तो बेस्ट डिसीजन।
और एसएससी इज़ ए बैकअप इज़ बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छा किया। कैसे थे आप स्टूडेंट पढ़ने में कॉलेज में? कॉलेज में सर अच्छा था, मतलब क्लासेस में मैं बहुत इंटरेस्ट लेता था, मतलब कि घर पे जा अपना आप सेल्फ स्टडी करो ना करो, बट क्लास में इतना फोकस रहता था मैं कि, और मतलब इन्वॉल्व रहता था क्लास में, टीचर से क्वेश्चंस पूछने में, तो मेरे को बहुत मज़ा आता था उन लेक्चर्स में। कभी उतना मज़ा नहीं आया जितना ह्यूमैनिटीज़ की क्लास अटेंड करने में आया। स्कूल में भी आता था, बट कॉलेज में क्योंकि थोड़ा सा उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता था, टीचर तो जवाब देते थे सवालों का? जवाब देते थे, अच्छा, तो बिकॉज आपको टीचर्स के साथ टीचर्स बॉन्डिंग ऐसी हो गई थी। आपके टीचर्स फिर अच्छे थे, हाँ। राइट? अच्छा, एक अब चले प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में थोड़ा मूव करते हैं और समझते हैं कि कैसे आपने तैयारी करी। मैथ्स पर आते हैं, मैथ्स का वेटेज रिड्यूस हुआ, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बुरा? बट इवन सी ही फीलिंग थी, बिकॉज मेरी जो हमेशा मैथ्स में प्रॉब्लम रही थी, मुझे आता सब था, मैं सब कुछ सॉल्व कर सकता था, बट टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी। मैं स्टार्टिंग में जब भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैं मॉक्स देता था, तो मुझे हमेशा यही रहता था कि लास्ट में मैथ्स तक आते मेरे हमेशा क्वेश्चन छूट जाते थे। तो थोड़ा सा उसका कम हुआ, तो मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छा लगा, बट आई वॉज सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजन। कि ठीक है, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा समस्या कम हुई। ठीक है। समस्या थोड़ी सी कम हुई। बढ़िया। सो मैथ्स में अब आपकी तैयारी पे आते हैं। सो आपने हमारा मैथ्स से स्पेशल बैच लिया था जिससे आपने मैथ्स करी है, और देन आप प्रैक्टिस बैचेस में भी रहे हैं। लक्ष्य, उड़ान दोनों में थे आप? सब में रहा हूँ। और भी प्रैक्टिस बैच लिए थे क्या? हर साल जब भी लास्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें भी जो भी आए, और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आए, उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई थी, बट ये था कि सर से कनेक्टेड रहेंगे, और जब भी प्रैक्टिस का मन होगा तो कभी कभी लाइव भी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली डीपीक्यूज मिलते थे, उनका बहुत बेनिफिट रहता था कि वो 15 क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि आपका सारा रिवाइज हो जाता था, और आप मतलब वो थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते थे कि डिफ़िकल्टी के, तो आप हर एक लेवल की चीज़ को टेस्ट कर सकते थे अपनी उसमें। जो आप बहुत पुराना जो रिवाइज़ करना छूट गया होगा कहीं, वो याद आ जाएगा, और आप दोबारा वहाँ पे जा सकते हो और फिर उसको ब्रश अप कर सकते हो। राइट। सो बच्चों को बता दूं, डीपीक्यू जो इन्होंने मेंशन किया है वो हम लोग अपने बैचेस में डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से एक होमवर्क शीट होती है जिसमें सॉल्यूशंस भी होते हैं, और वो बच्चों को बोलते हैं कि करो। जो बच्चा उसको रोज करता है डेफिनेटली उसको बहुत फ़ायदा होता है। कमिंग टू द अदर साइड कि मैथ्स में आपने मैथ्स स्पेशल बैच से कॉन्सेप्ट अपने इन्हेंस किए, और प्रैक्टिस बैचेस में डेफिनेटली बहुत सारी प्रैक्टिस आपने करी। मेरे को ये जानना है कि इसके अलावा क्या प्रैक्टिस के लिए आपने यूज़ किया? सिर्फ मॉक्स, उसके अलावा जो आपकी शीट्स आती थी वो, और सिर्फ मॉक्स। प्रीवियस ईयर भी मैंने मॉक्स की ही थ्रू प्रैक्टिस की है, उसके लिए भी कोई अलग बुक्स ज़रूर ली मैंने, बट फिर भी प्रैक्टिस मैंने मॉक्स से ही की, क्योंकि बिकॉज मेरी जो हमेशा प्रॉब्लम थी वो टाइम्ड मोड वाली थी, मतलब कंप्लीशन की प्रॉब्लम थी। तो हमेशा ही उस चीज़ पे फोकस किया कि जब भी प्रैक्टिस करूँ ऐसे प्रैक्टिस करूँ कि पेपर है। ओह ग्रेट। वैसे तो ही वो सीट का प्रिंट आउट निकाल लेते थे आप? शीट्स के प्रिंट आउट निकाले, बट वो कभी यूज़ नहीं हुए, तो मैंने टैब मंगवा लिया था, अच्छा तो अच्छा, उसी से मैं प्रैक्टिस करता था। वो ऑनलाइन बहुत कन्वीनियंट रहता था। बेस्ट रहता है ना, हाँ, नोट्स बनाना भी आसान है, नोट्स, डिजिटल। हाँ, और मुझे नोट्स बनाना पसंद भी है, तो वो बहुत बहुत हैंडी था मेरे लिए। राइट राइट राइट। सो सर, मेरा क्वेश्चन है अभी, जो बैच में स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है बेसिकली, कि जैसे आप बैच में थे, मैथ्स स्पेशल बैच में थे, उड़ान में थे, लक्ष्य में थे, तो जब आप ऑनलाइन क्लास को फॉलो करते हो कहीं भी, तो नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी कैसी होती है? आप क्लास में लेट्स से पहले पूरी क्लास देख लेते हो और बाद में फिर से दोबारा देख के नोट्स बनाते हो, या पैरेलली देखते रहते हो, साथ साथ नोट्स बनाते रहते हो? किस तरह की स्ट्रैटेजी है, और कितना नोट करते हो? आपके क्लास में जितना कुछ जितने सवाल कराए गए, जितना कुछ बोला गया, सब कुछ आप उतार लेते हो? खैर, हम लोग पीडीएफ नोट्स भी देते हैं आपको, क्लास का कन्वर्जन, बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन रिवाइज इन द लॉन्गर रन, बहुत लंबा हो जाएगा वो। तो इट्स गुड कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ या अपने नोट्स क्रिएट करो। क्या स्ट्रैटेजी आपकी थी? मैं क्लास देखते टाइम एक तो 2x की स्पीड पे देखता था, तो कई बार बहुत हेक्टिक हो जाता, बट हमेशा मैं कोशिश करता था कि जब तक मैं क्लास फिनिश करूँ, चाहे उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट मैं उसके साथ-साथ नोट्स बनाता था। जो आप कहते थे कि ये नोट करने की चीज़ है, वही नोट करता था, विदाउट मतलब जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी हर बार, वो हर एक चीज़ नोट नहीं करेंगे, और आप हमेशा किसी क्वेश्चन के थ्रू समझाते थे। तो उस क्वेश्चन को एक तो बार उसी टाइम पे प्रैक्टिस करके देखता था मैं कि ये हो रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ी और वेरिएशंस ऐड करके देखता था कि और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो क्या इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है मेरे को कि मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। फिर उसके बाद में जो उसका क्रक्स निकलता था, उसके नोट्स साइड बाय साइड में बनाता था। ऐसे ही जिस चैप्टर की मेरे को ज़रूरत पड़ी, उसके मैंने साइड बाय साइड नोट्स बनाए हमेशा। एबी रूल कैसा लगा आपको? बहुत मस्त है ना? हाँ, एबी रूल मैजिकल है, सच में। मैजिकल है। वो बाद में समझ में आता है कि वो कैसे काम कर रहा है, बट स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा एक
ट्रिक तो नहीं कह सकते उसको, बट वो आपको इतना अच्छा फॉर्मूला टाइप मिल जाता है कि आप हमेशा उसको और जब अलग अलग जगह वो लगता है तो आपको बहुत मतलब सेटिस्फाइंग लगता है वो रिलेट कि आप कर कहीं पाओगे, कहीं अलग राइट। अलग जगह पे आप जब उसको लगा देते हो। कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं, कि आप बैच के पार्ट रहे हो, एंड वी वर्क लॉट ऑन कैलकुलेशंस, मतलब कैलकुलेशन नॉट इन दैट सेंस कि ज़बरदस्ती की ट्रिक सिखाना, बट वी वर्क मोर ऑन कि रियल टाइम एग्ज़ाम में कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे अप्रॉक्सीमेट करना है, किस तरह से किसी सम को कैलकुलेट करना है। वो थोड़ा सा हाईलाइट करोगे, आपके क्या एडवांटेज आपको उसका मिला है? अप्रॉक्सीमेशंस का तो बहुत ज़्यादा बहुत बेनिफिट मिला है मेरे को अप्रॉक्सीमेशंस का जो भी होता था। एक तो वो आपसे सीखा स्टार्टिंग में कि कैसे करते हैं, कैसे ओवर अप्रॉक्सीमेट नहीं करना है कि प्रॉब्लम हो जाए, आप इतने दूर चले जाओ आंसर से, आपने अप्रॉक्सीमेट किया था बट आपने गलत ही आंसर एक लगा दिया उस चीज़ पॉइंट की वजह मैंने से। कई बच्चों को देखा, यूट्यूब से सीखते हैं। अब वो अप्रॉक्सीमेशन का मतलब समझते हैं 2 डिजिट ऊपर काट दो, 2 नीचे काट दो, हाँ। ये अप्रॉक्सीमेशन, बिकॉज़ बट वो आपको गलत आंसर दे सकता है। तो ये लेंथ एंड ब्रेड्थ समझना ज़रूरी है, जो आप बोल रहे हो कि भाई अप्रॉक्सीमेशन अगर हम कर रहे हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेशन कहाँ ले जा रहा है तुम्हें, आंसर से ज़्यादा या आंसर हाँ। से कम? हाँ। अगर वापस आना है तो कितना आना है, हाँ। वो एक आर्ट अपने आप हाँ। में है, बिल्कुल। तो उससे हाँ, आप क्लोज़ पहुँच जाते थे कि आपको बहुत बार सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। आपको पता चल जाता था कि कहाँ लाई कर रहा है, तो आप बिल्कुल, सीधा डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो विद उससे। प्रैक्टिस दीज़ थिंग्स हैपन इन द माइंड। And these things happen because on the first day you won't be able to do that. बट वो इतना साध लोगे आप उसको प्रैक्टिस कर करके कि आपको वो दिखने लग जाएगा। अब आप हम किसी को बताते हैं कि स्टार्टिंग में कि ऐसा हो जाएगा, पर वो बिलीव नहीं करते हैं उस चीज़ को। बट जब आप वो मसल मेमोरी इतनी क्रिएट हो जाती थी बिल्कुल, बिल्कुल, कि वो दिखने लग जाती थी कि यहाँ ये लिमिट्स हैं इसकी। बिल्कुल। एंड वो एक इंट्यूटिव फीलिंग सी हो जाती है, हाँ। आप सोचते भी नहीं हो, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, वो चीज़ जनरेट होती है जब आप काम करो, यही स्किल होती है काम करने की। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं कि बैच के बारे में आप क्या बोलोगे? मैं तो आया इस कॉन्सेप्ट्स को देख के था। ये तो बाद में पता चला था कि हाँ, ऐसे कैलकुलेशन, बिकॉज़ कैलकुलेशन का पार्ट भी मतलब इतना नहीं पता था जब स्टार्टिंग में आए थे कि इतनी इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज़ तब बाद में जब टेस्ट दिए तब पता चला कि अरे पेपर छूट रहा है, तो कैलकुलेशन फ़ास्ट करने की ज़रूरत है। नहीं तो फर्स्ट तो जब आपका मतलब यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे थे, थोड़ी-सी क्लासेस देखी थी, आप पेपर सॉल्व करवाते थे, वो उनकी पुरानी वीडियोज़ पड़ी थी एप्ट्रिक्स के टाइम से। जी। तो वो जब मैं आया तो तब मैंने देखी थी, तो उसमें देख के पता चला कि हाँ, क्योंकि बिकॉज़ मेरा वो बैकग्राउंड है कि बिना उसको पढ़े मैं कर नहीं सकता हूँ। बिना कॉन्सेप्ट को जाने मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी फ़ॉर्मूले को नहीं लगाऊँगा। तो वो क्लियर जब तक नहीं होता और वो आप इतने अच्छे से करते थे, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, तब तक नहीं फ़ायदा है कुछ भी। बिकॉज़ आप कितनी भी इटरेशंस कर दो, कितनी भी खराब चीज़ें कर दो, कितना भी मुश्किल कर दो क्वेश्चन को, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तो वो हो जाएगी, और वो तो आप हर एक क्लास में करवा के ही छोड़ते थे। राइट। एडवांस मैथ कैसा लगा आपको मुझसे पढ़ के? अच्छा लगता था सर मेरे को तो। मैंने तो पढ़ा ही आपसे है, तो मैं अब कंपेयर नहीं कर सकता कि हाँ, जी, इनका जी, अच्छा जी, है या जी। उनका अच्छा है। तो मेरे बट को तो बहुत पसंद। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी आपको मिली? हाँ, वो आप वो फिगर चेंज वाला जो कांसेप्ट था वो जब चमका ना दिमाग में, वो बहुत बहुत सैटिस्फाई किया वो मुझे मेरे शुरू को में तो। बहुत टाइम लगा बच्चों को उसको समझा पाने में कि मैं कर क्या रहा हूँ। इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम, हुँ। बट बाद में खैर बाकी यूट्यूब पे भी लोगों ने उस हाँ। चीज़ को पढ़ाया, और आई थिंक बच्चे अब यूज्ड टू हो गए हैं उस मेथड को लेके। बट वो बहुत रिवॉल्यूशनरी है, इफ़ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आते हैं प्रैक्टिस बैचेस पे। ऑल्दो मैथ्स स्पेशल बैच है, कंप्लीट बैच है, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, बट देन प्रैक्टिस बैचेस गिव्स यू, वो जैसे नाम रखा ना हमने, उड़ान। हुँ। ठीक है, उड़ान के बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ आए, डीपीक्यूज़ के बहुत रिव्यूज़ आए अच्छे, कि उससे बहुत फ़ायदा मिला हमें, क्योंकि तैयारी एक बार होने के बाद भी ब्रेक लग जाते हैं। वो इन बैचेस ने ना वो कुछ कमी नहीं होने दी आपको प्रैक्टिस की। व्हाट इज़ योर रिव्यू और इम्पोर्टेंस प्रैक्टिस की क्या है? जब फर्स्ट टाइम आपने डीपीक्यू स्टार्ट किए थे, उसी बैच में था मैं, और आपने फीडबैक माँगा था कि अब आप बताओ इसकी फॉर्मेटिंग में कुछ करना है क्या, आप कैसे इसको बेटर बना सकते हैं। तो आपने अपना नंबर दिया था, तो मैंने आपको मैसेज भी किया था कि देखो सर, वो सॉल्यूशंस आप एंड में दे दीजिए, बिकॉज़ हम अपना सॉल्व करने के लिए। तो फिर वो आपने इम्प्लीमेंट किया था, तो बहुत हेल्प हुई थी डीपीक्यू से मेरी। और फिर वही है कि आप इतने इंट्यूटिव डिसीजंस भी लेते हो बच्चों का मान के कि हाँ, वो ऐसे कह रहे हैं तो आप उसको ऐसे चेंज कर दो, आप उसको अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके, ताकि और उसका आउटपुट आ सके। तो वो मेरे लिए वो रेवोल्यूशनरी था एक पॉइंट पे, बिकॉज़ एक बार डेली प्रैक्टिस होना, और वो हर एक को एक हम करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि वो इतने अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं ना, हमें ये पता होता था कि कितना सफिशिएंट होगा हर एक कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए, कितना डीप तक जाना पड़ेगा, और वो हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दे सकता है आपको। पर जब एक टीचर उस चीज़ को बना के देता है, उसको उस पे उन्होंने उतना टाइम लगाया है और सोचा है कि इससे ये चीज़ भी हो जाएगी और इन 15 क्वेश्चंस में आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा।
तो उसका बेनिफिट अलग ही होता है बिल्कुल वो, और टाइम सेविंग ही तो करना है गेम आपको। अल्टीमेटली गेम वही है, राइट। उड़ान के बाद लक्ष्य में कैसा लगा आपको? लक्ष्य मैंने अटेंड नहीं किया, बट मैं टाइम कम था इस बार। टाइम की हमेशा ही कमी रही है मेरे पास, बट मेरे को ऐसा था कि होना चाहिए मेरे पास में, अगर अच्छा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी डाउट भी आया तो मैं सर से पूछ लूंगा जाके। राइट, दैट्स ग्रेट कि ये था, आप इतना विश्वास करते थे हमारे पर, बहुत अच्छी बात है। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, मैथ्स में तो आप बस पूरा हमारा ही सब कुछ आपने यूज़ किया है, बुक भी आपने बोला हमारी ली, ठीक है, गुड। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में 131 नंबर लेके आए हो आप, रिमार्केबल, राइट। एक सवाल गलत, ठीक है। कैसे इतनी हाई एक्यूरेसी इंग्लिश में? इंग्लिश का मेरे को हमेशा से ही पढ़ना पसंद था। आई यूज़ टू रीड नॉवेल्स, तो और लिटरेचर में थोड़ी पुरानी लिटरेचर भी, और थोड़ी सी साइंस फिक्शंस बहुत पढ़ता था मैं। तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, जिसको कभी एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं मेरे को इंग्लिश पे। तो कई बार लोग कहते थे कि अरे यार, जब तुम बोलते हो वो कई बार करेक्ट इंग्लिश नहीं होती, या और जो एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश चाहिए होगी वो अलग होगी, बट मेरे को ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ। मुझे ऐसा, जब भी मैंने कोई किताब उठाई या कुछ भी देखने की कोशिश की, और वो बहुत ही उसको स्केलेटन से उठा के उसको समझाने की कोशिश करते थे, जो मेरे को हमेशा काउंटर इंट्यूटिव लगता था। बिकॉज़ वो लैंग्वेज है, वो आप यूज़ करके ही उसको Obviously, बेटर हाँ। यूटिलाइज़ कर पाओगे, समझ पाओगे। तो मेरे लिए तो वही था, मैं शोज़ देखता था, मैं जितना भी कंटेंट कंज़्यूम किया वो सब कुछ इंग्लिश में हमेशा से ही। तो ऐसा मेरे को इतनी उसके साथ फ़ैमिलियरिटी थी कि मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई उस चीज़ में। मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ़ वोकैब्युलरी में आती थी, उसके लिए मैंने अपना जुगाड़ किया था। क्या क्या हो कलर जुगाड़ बताओ। मेरा जुगाड़ थोड़ा-सा रिवर्स इंजीनियर किया था मैंने। जब स्टार्टिंग में ही मैंने सबसे पहला, जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो सबसे पहला काम ये किया था, एक तो आपका कोर्स लिया था, बिकॉज़ मैथ्स का मेरे को लग रहा था कि यार थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट उससे भी पहले मैंने ये किया था कि मॉक दिया, और उसमें फिर जज किया कि क्या लैग क्या कर रहा है एक्चुअली में, मैं हूँ कहाँ पे और मेरे को जाना कहाँ है। बिकॉज़ मेरे पास टाइम कम था, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। फर्स्ट अटेम्प्ट था जब मेरे पास 2 मंथ्स एंड 10 डेज़ थे, और उसी में मेरे को प्री लिखना था। तो उसके लिए मेरे को ये था कि जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा एफिशिएंट हो सकूँ मैं, तो उसमें मैंने मॉक्स लिखे, और उससे जितनी वोकैब्युलरी आई, मैं कहा प्रीवियस ईयर लिख रहा हूँ मैं, तो उसी से आ जाएगा सब कुछ। और सबसे पहले भी फोकस भी आपको वही करना है, इधर-उधर के वर्ड्स पे मैं फोकस करूँगा तो उसका बेनिफिट भी उतना ही, आरओआई उसका उतना ही कम हो जाएगा, बिकॉज़ आप अंधे तीर मार रहे हो कहीं पे भी, वो लगे ना लगे। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सेट है जो आपको हमेशा बेनिफिट करेगा, तो वो यूटिलाइज़ किया मैंने। सबसे पहले प्रीवियस ईयर निपटाए राइट, टेस्ट्स। बिल्कुल। रजत ने टर्म यूज़ किया आरओआई, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यूजुअली ये कहते हैं मनी मार्केट में यूज़ किया जाता है, बट इसका एक दूसरा मीट्रिक भी मुझे पता लगा, रजत, मैं उसका नाम बोलता हूँ, जो कुछ लोगों से मैंने सुना, रोटी एक टर्म है जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। हाँ। एंड ये बड़ा अच्छा मीट्रिक है, मतलब अब मैं भी सोचने लगा इसके टर्म में, बिकॉज ओनली वी से आरओआई, देन समटाइम्स वो मनी वाला थॉट आता है कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रोटी का मतलब है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, कि आपने किसी चीज़ में लेट्स से 2 घंटे दिए, आउटकम क्या है। तो आई थिंक ये एज ए स्टूडेंट भी आप लोग ट्रैक करो रोज़। कई लोग कहते हैं हम 10 घंटे पढ़ें, बट आउटकम क्या है आपका, व्हाट इज़ द रिटर्न ऑन दैट टाइम इन्वेस्टेड, जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो मैं बार बार लोगों से ये सवाल करता हूँ कि इंडिया में क्या कल्चरल प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ऐसा हुआ ना कि हम लोग हमेशा मेज़र करते हैं चीज़ों को घंटे से। काम करना है तो 9 से 5। हाँ। नोबडी टॉक्स अबाउट एफिशिएंसी, ठीक है, कि यार हो सकता है एक आदमी वही काम 3 घंटे में करा तो छोड़ दो उसको 3 घंटे में, बट दैट विल नॉट हैपन। 9 to 5 मीन्स 9 to 9 to 5, 5। राइट। खैर मैंने ऐसी डील्स क्रैक करी जब मैं जॉब कर रहा था, तो कि अपने सीनियर से बात करके कि देखो ऐसा है, ये काम मैं चाहूँ तो 6 घंटे में कर सकता हूँ, दिन भर निकालूंगा मैं इसको आपको 3 घंटे में करके दे दूंगा रोज, मुझे बस 3 घंटे बाद जाने दो। ठीक है, समहाउ दे एग्रीड। बहुत अच्छे लोग थे वो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थे बहुत। हाँ, बट ऐसा होता नहीं। तो वो बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है। माँ बाप भी कैसे बोलते हैं हमारा बच्चा 10 घंटे पढ़ता है, ठीक है, तो वो आर्ली फीड है बच्चों के अंदर भी। तो मैं कहता हूँ ये चीज़ करेक्ट करो थोड़ा, वो रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड देखो कि तुम्हारा 10 घंटे जो तुम डिवोट कर रहे हो, व्हाट इज़ द कोर टाइम दैट यू आर डिवोटिंग, उससे क्या आउटकम तुम्हारा निकल रहा है ना। तो वो बहुत सही बात इन्होंने बोली कि इनको ये लगा कि कन्वेंशनल तरीके से अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा टाइम रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड इतना ज़्यादा नहीं है, तो ही फाउंड ए अनदर वे। पर और एक्सप्लेन करो, मतलब कैसे इंग्लिश में आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को मैं ज़्यादा जानना चाहता हूँ, बिकॉज आपने इंग्लिश में किसी से कोचिंग नहीं ली है, खुद से करा है, 131 नंबर है, तो और गहरा बताओ कि मतलब क्या क्या किया वोकैबुलरी में, और क्या क्या किया है आपने। वोकैबुलरी में जब फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरे पास टाइम तो कम था ही, तो मॉक्स दिए। उसमें जो भी, बिकॉज मेन जो प्रॉब्लम आती थी मेरे को वोकैबुलरी में ही आती थी, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हो या फिर
सिनोनिम एंटोनिम से कुछ भी हो, प्रॉब्लम मैक्सिमम वोकैबुलरी में ही लाई करती थी। तो उसके लिए मैंने एक नोटबुक बनाई। नोटबुक में मेरे को बिकॉज नोट्स बनाना पसंद है, मेरे को अलग अलग कलर के पेन्स ला के उनसे बहुत अच्छे से लिखे। वो एंड 2 महीने में ही वो नोटबुक भर गई थी मेरे पास में, और सिर्फ वही रिवाइज की मैंने। जितना भी कितने वर्ड्स थे उसमें? वर्ड्स तो मैं शायद काउंट नहीं कर सकता, 1000-1500 वर्ड्स होंगे उसमें टोटली, बिकॉज ओके। इतनी रीडिंग थी। तो जो इन जनरल वो जो कॉमन वर्ड्स आते होंगे कॉमन आपको, वर्ड्स तो राइट। कभी प्रॉब्लम नहीं करते हैं, बट जो थोड़े टिपिकल से वर्ड्स होते हैं वो प्रॉब्लम हाँ। करते थे, तो उनको लिख लेता था मैं और उन्हीं को रिवाइज करता तो डेली। वो जो शब्द लिखते थे आप, उसकी मीनिंग लिखते थे आगे? हाँ, सिर्फ मीनिंग लिखता था उसका, नो सेंटेंस यूसेज और एनीथिंग? प्रॉपर अपने वर्ड्स में ही एक्सप्लेन करके उसका मीनिंग लिखता था मैं। ठीक है। और कोई ट्रांसलेशन नहीं, कोई सिनोनिम नहीं, बस वही लिखा और उसी को बार बार इतनी बार रिवाइज किया कि वो सेंटेंस भी याद हो गया जो उसके सामने लिखा हुआ है। रोज रिवाइज करते थे आप? डेली रिवाइज करता था मैं। सुबह लाइब्रेरी जाता था मैं, फर्स्ट काम मेरा यही होता था कि मॉक देने से पहले एक बार उसको रिवाइज करूंगा, चाहे 10 पेज 15 पेज। पूरी स्टार्टिंग में तो पूरी हो जाती थी बिकॉज वो थोड़े वर्ड्स थे, बट धीरे धीरे उसको 1/4 करके रिवाइज करने और लगा ये था मैं 1500 daily। वर्ड का कलेक्शन आपने कहाँ से किया था? मॉक से? सिर्फ मॉक से, अच्छा। सिर्फ मॉक कोई से। स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह नहीं उठाई कोई आपने? स्टैंडर्ड बुक्स नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं? बिकॉज मैं मॉक्स इतने दे रहा था, मेरे पास टाइम ही नहीं था उस फेज में। जो 70 डेज का फेज होगा उसमें 120 प्लस मॉक्स दिए थे मैंने प्री के लिए। अच्छा। तो इतने मॉक्स दे दिए थे मैंने, ऑब्सेसिव हो गया था। मेरे को मॉक्स सुबह जाना है तो देना है, फिर उसके बाद कई बार तो ऐसा हो जाता था कि नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो दोबारा देना है, फिर दोबारा देना है। 3 मॉक्स होता भी नहीं दिए, कि 2 मैच मॉक्स हार भी, गए तो कहते थे अगला खेलो, अगला खेलेंगे। वो है ना? गेमिफिकेशन हो गया उसका। हाँ, वो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत उसका बेनिफिट हुआ। नहीं तो उस टाइम शायद इतने कम टाइम में प्री क्लियर होना बनता नहीं था, बट वो हुआ बिकॉज पहले अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में। तो इतनी प्रैक्टिस की उस चीज़ की, इतने मॉक्स दिए, वो टाइम मोड में इतना साध लिया वो कि हमेशा ही वो फिर कभी अड़चन बनी ही नहीं। और ग्रामर कैसे तैयार किया फिर आपने? किताब उताब पढ़ी? नहीं, अच्छा। ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं आप पड़ी मेरी कभी। तरह हो कुछ? मैं भी ऐसी था, मैंने कभी कोई नहीं ग्रामर पढ़ने नहीं की। पढ़ी, कोई वोकैब नहीं पढ़ी। हाँ। जो मैंने फर्स्ट ही मॉक दिया था 98 मार्क्स आए थे मेरे उसमें, बट इंग्लिश में फिर भी 45 थे। तो औरों में सब में प्रॉब्लम थी, बट इंग्लिश के लिए मैं श्योर था कि इंग्लिश में अगर मैं कुछ अभी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूंगा तो उसको रीडिंग हेल्प्ड यू इन दैट, Yeah, क्योंकि it रीडिंग helped me a बहुत lot. सारी चीज़ें ना सबकॉन्शियस लेवल पे ना आपको चेंज करता है कि आपको सेंटेंस में प्रॉब्लम्स समझ में आने लगती हैं, स्ट्रक्चरिंग इश्यूज, PQRS अपने आप बनने लगते हैं, RCs में दिक्कत नहीं होती है, जल्दी पढ़ के समझ लेते हो आप। तो रीडिंग का बहुत रोल है, बट रीडिंग लॉन्ग टर्म रीडिंग इज लॉन्ग टर्म मेक रीडिंग। द चेंजेस। तो ये बच्चे गलत फहमी में ना रहें कि आज से कहो कि अब हम सिर्फ रीडिंग करेंगे और 4 महीने में इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। या तो आप लंबी रीडिंग कर रहे हो तो वो लंबा प्रोसेस है, आप अपना ग्रामर वामर वोकैबुलरी भी करो और साथ में कुछ तो रीडिंग रोज करो यार, ठीक है। कमिंग टू बाकी एरियाज, PQRS वगैरह, तो ग्रामर भी आप ऐसे मॉक से कर रहे हो और रूल लिख रहे हो? PQRS वगैरह प्री में इतने सब्सटेंशियल मार्क्स नहीं रखते थे, तो उस टाइम पे इतने प्रैक्टिस नहीं किए। बट जब प्री क्लियर हो गया, फिर उसके बाद में मेंस के मॉक दिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो 200 मार्क्स का होता था और 200 क्वेश्चंस होते थे, तो उसमें इनफ प्रैक्टिस हो जाती थी। तो वो भी बहुत मॉक्स दिए मैंने। तो उसी से जो प्रैक्टिस हुई कोई अलग बुक नहीं उस चीज़ के लिए भी, या कोई बस अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि वो करना भी चाहिए। और फिर RC भी आपका सब कुछ उसी से हो सब गया। कुछ उसी से, मॉक्स एंड Mocks. मॉक्स, ठीक है। GS GS के लिए नवीन यादव सर का RWT का एपिसोड देखा था मैंने, 2018 के ऑल इंडिया रैंक 4। जी। उन्होंने बताया था कि अगर क्यों, बिकॉज मेरे से लूसेंट नहीं पढ़ी जाती, वो बहुत ही रोबोटिक सी लैंग्वेज है उसकी, और वो इतनी ऑब्जेक्टिव है वो कि पढ़ी ही नहीं जाती है वो मेरे और से। डेंस बुक है वो। डेंस भी बुक है, और वो दिखता है आपको इतना इतना पतला हाँ, पतला वही फॉन्ट तो। में दिया होगा, आपको लगेगा कि हो जाएगी, इतनी पतली सी बुक है, बट नहीं होती है वो बुक। तो मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए था उसका। स्टार्टिंग में तो इसी की इंग्लिश की तरह ही मैंने सोचा कि उसको रिवर्स इंजीनियर कर लूँगा मैं, बट वो हो नहीं पाया। तो उन्होंने सजेस्ट की थी मनोहर पांडे, वो पतली सी बुक आती थी, वो 30-35 रुपीज़ की, उन्होंने वो सजेस्ट की थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम भी कम था, तो मैंने सिर्फ उसी पे फोकस किया, उसी की मल्टीपल बार उसको रिवाइज़ किया, पढ़ा, उसी से जो हुआ उसी से किया। बिकॉज मेरे को पता था कि कई बार इतने बाहर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इतने दूर दूर के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वो उस एम्बिट में आएंगे कि नहीं आएंगे वो पता ही नहीं चलता है। GS में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतना वास्ट है इतना वास्ट है, बिकॉज उसके लिए आदमी इतना पढ़ता है, बट उसका वही रोटी बहुत कम है। रोटी मीट्रिक रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड आपको देखना पड़ेगा। तो बस मनोहर पांडे से काम चलाया आपने पहली बार? बस मनोहर इस पांडे। बार कुछ चेंज किया? इस बार मनोहर पांडे को थोड़ा सा मोटा कर लिया मैंने। जो उसका एक और वर्जन आता है वो 9500 रुपीज़ का आता है, वो 9500 या 95?
95 रुपीज़ का आता है वो, और उसमें वो इतने सी मोटी सी बुक है, और उसी से उसमें कितने थोड़ी पेज एक्स्ट्रा होंगे इसमें? इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती हैं। इसमें कितने पेज हैं? इसमें होंगे 200 के अराउंड पेजेस, अच्छा अच्छा, बस फिर भी इतने ठीक में है। ही। हाँ, हाँ तो उसी से ही सारा इसमें साइंस वाइंस सब होता है? सब है इसमें। अरे वाह। बट साइंस मेरा बैकग्राउंड था तो मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। बायो आती थी आपको ठीक से? बायो 10th वाली थोड़ा सा था, बट उसको ब्रश अप कर लेते थे तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। और उसमें कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते थे कि मैंने स्टार्टिंग में प्रो में ही एक कोर्स था मैम का, शायद शीतल मैम का था, किन का था, बायो का कोर्स, वो मैंने ट्राई किया था, बट वो इतना लेंदी हो जा रहा था कि उसकी फिर वही रोटी नहीं दिख रही थी मेरे को उसमें, तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। हाँ ठीक है, रोटी देखना हर जगह इम्पोर्टेंट है। तो जीएस में मतलब आपने बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता है कि कोई खास एफर्ट डाला है। थ्रू मॉक्स में भी थोड़ा बहुत इन्हांसमेंट होगा। 35 नंबर जीए में आए आपके मेंस में इस बार। सेटिस्फाइड हो आप, या लग रहा है कम है थोड़ा? हाँ, सैटिस्फाइड हूँ, बिकॉज़ मैंने उतना टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया था उस चीज़ के लिए कि मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट करता, और एक्सपेक्ट जो कर रहे थे उनके भी नहीं आ पाए थे, बिकॉज़ वो इतना रैंडम पेपर था। करंट अफेयर्स भी बहुत प्रिपेयर किए थे हमने, बट वही करंट अफेयर्स में से डायरेक्टली एक क्वेश्चन भी नहीं फँस रहा था। तो फिर वही रिटर्न ही नहीं दिख रहा था कुछ उस चीज़ का, तो नहीं, फिर बिल्कुल बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छा करें। रीजनिंग? रीजनिंग के लिए जैसे स्टार्टिंग में मैं मॉक्स दे रहा था तो नॉर्मल जो चीज़ें थी वो समझ में आ जाती थी, बट कुछ टिपिकल चीज़ें थी जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, बार 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 कैलेंडर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, सिलोगिज्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो वो उनके लिए प्रो में ही सब्सक्रिप्शन में ही राहुल सर का कोर्स था, तो उनसे मैंने चीज़ें पढ़ी, उनकी क्लासेस वो उनका पढ़ाने का भी तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो उनसे पढ़ा मैं, उसी से मैंने अपना कवर किया और फिर प्रैक्टिस की। एग्जामो प्रो का रीजनिंग वाला हाँ। कोर्स। ग्रेट। कमिंग नेक्स्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट मॉक्स इन लिटिल डिटेल कि मॉक एनालिसिस का प्रोसेस क्या था? जैसे आप तो मल्टीपल मॉक्स दे रहे थे डेली, कैसे आप ये इंश्योर करते थे कि मॉक भी दे रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, एंड देन हम उसको उससे जो सीख रहे हैं वो अगले मॉक में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं? ये प्रोसेस थोड़ा समझाओ। मॉक्स एक तो मैं इतने देता था, और उनको एनालाइज भी, अगर 1 घंटे का प्री का मॉक होता था तो 45 मिनट्स 1 आवर हमेशा देता ही था मैं उसको, तो उसको एनालाइज भी इतने अच्छे तरीके से, बिकॉज मैं सीख उसी से रहा था, हर एक चीज़ सीख उसी से रहा था, तो मेरे को टाइम थोड़ा ज़्यादा भी डिवोट करना पड़ता था, कई बार स्टार्टिंग में तो 1.5 घंटा भी डिवोट करना पड़ जाता था, तो वो मैं करता था उसको, और फिर उसी की लर्निंग मैं बार बार, बिकॉज इतने मॉक्स दे रहा था, और हर कुछ टाइम के बाद हर एक चीज़ रिपीट होगी, कितने आप एक सेट ऑफ एक बाउंड्री है, उसी के बीच में हर एक मॉक, सारे मॉक लाई करते हैं, आप उतनों को अगर कर लोगे मल्टीपल टाइम्स तो उसके बाद बहुत रेयर कोई चांस रहेगा कि उससे बाहर से कुछ आ जाएगा। तो वो मैंने इतनी बार कर दिए थे कि मेरे को कभी उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई कि कुछ और एक्स्ट्रा मुझे करने की ज़रूरत है, या फिर क्योंकि कोई भी ऐसा चीज़ दिखती थी मेरे को कि ये तो ये आया है, ये बाहर से, ये मुझसे नहीं हुआ, तो सीख ज़रूर लेता था मैं उसको, बट ये ज़रूर देखता था कि क्या ये रेलेवेंट भी है कि नहीं। तो कुछ नोट्स वगैरह बनाते थे क्या एनालिसिस का? नोट्स नहीं, मैं सेव कर लेता था उसमें। अच्छा, वो बुकमार्क। हाँ, बुकमार्क कर लेता था मैं। बट एनालिसिस जैसे जो आपकी लर्निंग रही लेट से किसी मॉक से, वो लर्निंग कैसे कहीं नोट डाउन करते थे आप, या खुद जो वेबसाइट्स होती हैं उनके इंटरफेस में ही एनालिसिस का ऑप्शन आता है, ठीक और है। उसी में रीअटेम्प्ट का ऑप्शन आता है, तो मैं बार बार रीअटेम्प्ट करके देखता था उनको, अच्छा, कि जो वो भी चीज़ हो रही है छोड़ कि नहीं। दिए हैं या फिर जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ उनको मैं रीअटेम्प्ट करता था। और लेट से कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो क्या उसको नोट डाउन करते थे आप, या वहीं सीख लेते थे? नोट डाउन कोई बिल्कुल, वो डिपेंड करता था कि क्वेश्चन कैसा है, कि अगर कंसेप्ट नहीं आता है उसका और वो कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत है मेरे को, तभी मैं उसको नोट डाउन करता था। अगर वो कोई कैलकुलेशन एरर हो गया है मुझसे या फिर सिली मिस्टेक कर दिया तो उनको नोट डाउन नहीं किया कभी भी, उनको ही मैक्सिमम सेव कर दिया, ताकि वो ही आप, बिकॉज कभी भी आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया है तो वो थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं एरर था जहां आप वहां लीड हुए हो, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए उसको भी फिर भी रीअटेम्प्ट किया, बट नोट उसी को किया जिसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी। लो मॉक स्कोर्स के फेजेस भी रहते हैं क्या? जैसे होता नहीं कि क्रिकेट में बैट्समैन का फॉर्म खराब हो जाता है तो आउट हो रहा है बार बार, ऐसा होता है क्या? इतने मॉक जब आप दे रहे हो तो कुछ ऐसा हो जाए कि 5 मॉक सीधे खराब चले गए और मूड खराब हो गया पूरा? बहुत होता था सर, मैं तो मतलब ऐसा घर पे ऐसा माहौल हो जाता था, ये पता नहीं क्या हो गया, अब डेली शाम को हर बार आप मॉक दे रहे हो, बट वो एक बार पीक आया है, फिर आप डाउन हिल जा रहे हो, और वो वाला जो लो वाला फेज होता था वो, उसमें ऐसा लगता था कि सब कुछ ही खत्म हो गया, अब तो कुछ रहा ही नहीं, जितना भी इतने सारे मॉक्स दिए थे, कभी पेपर ही ऐसा आ जाए, फिर वो नेगेटिव थॉट्स का वो रैबिट होल चल जाता था, फिर आप भी उसमें घूमता रहता। बट कई बार हम इतना भी ऑब्सेस नहीं होना चाहिए किसी की चीज़ के भी साथ में, आपको यू शुड गिव
इनफ ब्रेक्स, बिकॉज वो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा उससे दूर हो जाए और आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करें उसको कि हाँ कोई बात नहीं, गलत भी है और आप गलत भी कर रहे हो, आप मिस्टेक्स भी कर रहे हो और नंबर भी नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद फिर आ जाएंगे वो। मतलब मार्क्स से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि सीखने जब से ज़्यादा आप इतने मार्क्स दे रहे हो, और मार्क्स में भी क्या है कि पेपर जो एक्चुअल होता है वो ज़्यादा बैलेंस्ड होता है देन एनी मार्क। तो यहाँ जो सेटबैक्स हैं कभी कभी अगर आपको लगेंगे भी ना, तो पैनिक नहीं होना है, मतलब यू जस्ट कीप गिविंग नेक्स्ट मार्क नेक्स्ट मार्क नेक्स्ट मार्क। और आप कितने भी अच्छी प्रिपरेशन में हो वो फेज़ आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आप कितना भी उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे, बिकॉज आप फटीग हो जाएगा आपका माइंड, इतने लंबे टाइम तक लगातार मॉक देते रहोगे तो वो डाउनवर्ड कब आएगा, बस उसको आपको गुजार सर्व थ्रू देना इट। है ना कि हाँ सो रजत, जब डिस्क्रिप्टिव हटा तो आप खुश हुए? सर, मैं तो बहुत खुश हुआ था। मेरे तो फ्रेंड्स ये कह रहे थे कि सिर्फ तेरे लिए ही हटा है, बिकॉज लास्ट टाइम उसी की वजह से सिलेक्शन रुक गया था। 37 मार्क्स दिए थे उन्होंने और अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में आपके पिछले अटेम्प्ट में 37 आए? 37 मार्क्स आए थे, ओके ओके, उसकी वजह से आपका फाइनल लिस्ट में उसकी नाम वजह नहीं से है। फाइनल लिस्ट में रह गया तो था। ये खुशी आपको हुई कि बहुत खुशी हुई थी सर। एंड आई थिंक जैसे पहले एसएससी में इंटरव्यूज थे, राइट? पोस्ट के लिए इंटरव्यू, जो अच्छी पोस्ट थी उसके लिए इंटरव्यूज थे। इंटरव्यू इज अगेन एक पर्सनालिटी टेस्ट है, तो आप की सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप किसी के सामने जा रहे हो, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उस पर नंबर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। देन उसकी जगह डिस्क्रिप्टिव आया। डिस्क्रिप्टिव इज अगेन सब्जेक्टिव थिंग, आपने लिखा है कुछ, अब वो सामने वाले को समझ में आएगा तो नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। इस समय जो एसएससी का पैटर्न है वो बेस्ट पैटर्न है, बिकॉज एवरी मार्क इज ऑब्जेक्टिव। अगर कोई आंसर सही है वो सबके लिए, आप अगर आपने वो ऑप्शन लगाया यू विल गेट द मार्क। तो आई थिंक अब कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं है कि कोई किसी को कम और ज़्यादा नंबर दे सकता है या इंटरव्यू में किसी को कम और ज़्यादा नंबर मिले। आपकी नॉलेज का टेस्ट है सिंपल, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि सिंपली नॉलेज अगर आपको है, जाओ परफॉर्म करो, सिलेक्शन लो, ठीक है। ये अब दिक्कत नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव में कम आएगा ज़्यादा आएगा, ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा रूटीन के बारे में जानते हैं आपकी पढ़ाई जो तैयारी कर रहे थे, आप पूरा घर पे रह के कर रहे थे? घर पे ही रह रहा था मैं, बट लाइब्रेरी जाता था। उसमें थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं था मैं इतना, बिकॉज हफ्ते में 4 दिन 5 दिन लाइब्रेरी में गया, फिर 2-3 दिन घर पे ही। वो थोड़ा सा सेट चेंज होता रहता था, तो मेरा फ्लो बना रहता था, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता मैं, बट लाइब्रेरी जाता था मैं। अच्छा, मोस्टली लाइब्रेरी से हाँ पढ़ रहे थे। तो शहर में आपकी लाइब्रेरी थी हाँ, पास में? बहुत पास में लाइब्रेरी थी, वो 1 किलोमीटर के अराउंड लाइब्रेरी थी और वहाँ चला जाता था मैं। कितने कितने बच्चे होते हैं लाइब्रेरी में एट ए टाइम लगभग? डिपेंड करता है कि लाइब्रेरी का साइज़ क्या है। हमारी वाली लाइब्रेरी में अराउंड 100 स्टूडेंट्स एक टाइम पे रहते थे। अंदर शोर शराबा कुछ होता है? नहीं, वो बिल्कुल रूल रूल रेगुलेशन मेंटेन्ड रहता था वहाँ पे, बिल्कुल पीस रहता था। और वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी बिल्ड हो जाता था। वहाँ पे बहुत, मतलब आपको दूसरे लोग पढ़ते हुए दिख रहे होते हैं, तो आपको भी हमेशा एक थोड़ा सोशल प्रेशर रहता है कि आप भी पढ़ो। एंड दिस मतलब इसका एक बाकायदा रिसर्च हुआ है कि जब आप एक ग्रुप में होते हो ना, तो जो एक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आपके अंदर आ जाती है। तो जैसे कहते हैं कि कोई ग्रुप अगर है, उसमें एक लेज़ी आदमी को डाल दो तो वो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा आलस ट्रांसफ़र कर देगा। और अगर आप एक ऐसे ग्रुप में जिसमें सारे लोग पढ़ रहे हैं ना, यू फील लाइक स्टडिंग, वो एम्बियंस और माहौल आपको कहीं ना कहीं पढ़ाता है। और आई थिंक लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि कई लोगों की जगहों पर क्या होता है, घर में वो बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, घर में नींद आती है, पर लाइब्रेरी में आप सोच नहीं हो, आप जाके वहाँ पर पढ़ाई करते हो, तो बहुत अच्छा। तो रूटीन आपका क्या था, यूजुअल डेली रूटीन बताएंगे थोड़ा? सर, डिपेंड करता था कि एग्ज़ाम पास में है कि एग्ज़ाम पास में नहीं है। तो जब पीक टाइम चल रहा था मेंस की प्रिपरेशन, अभी लास्ट फेज़ में, तो ये शेड्यूल रहता था मेरा कि सुबह में 4 बजे उठ जाता था। 4 बजे उठ के 4:30 तक अपना फ्रेश होके मैं मॉक देने बैठ जाता था, एक ब्लैक कॉफ़ी लेके, ताकि थोड़ा सा जग जाऊँ मैं, और फिर मैं मॉक देने, मेंस का मॉक देने बैठ जाता सुबह था सुबह? सुबह-सुबह। हम्म, तो मॉक देता ब्रह्म था। मुहूर्त में आप ब्रह्म मॉक मुहूर्त कर में, बिल्कुल। जी। मम्मी वही कोट करती थी कि इस टाइम पे उठ के। और वही मैं, बिकॉज़ जब मैं लाइब्रेरी में जाके, अगर मैं 2 मॉक देता था डेली मेंस के, तो वो 5-6 घंटे मेरे डेली मॉक के जा रहे होते थे। तो उस टाइम पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था बीच में लाइब्रेरी में कि मैं उस एक से रिकवर होके दूसरे मॉक पे दे सकूँ। तो इसीलिए एक मॉक मैं बिल्कुल सुबह-सुबह उठ के दे के लाइब्रेरी में जाता था। तो वो सुबह दे के फिर 7-8 बजे वो फ्लक्चुएट होता रहता था टाइम, मैं लाइब्रेरी जाता था। वहाँ पे जो रिविज़न करनी होती थी, जो एनालिसिस करना होता था, वो करके फिर शाम को एक और मॉक दे के आता था मैं घर पे। तो कभी भी शेड्यूल हमारा ये रहता था कि कभी 7 से रात को शाम को 7 बज गए हैं, 6 बज गए हैं, कभी ज़्यादा
आप मोटिवेटेड हो तो 8 बज गए हैं, तो ऐसा शेड्यूल रहता था। तो ऑन एन एवरेज 10-12 घंटे निकल जाते थे। लंच लेके आते थे साथ में? हाँ, लंच लेके जाते थे। अच्छा, फिर हाँ, सही है, मतलब आप वहाँ हमारा डेडिकेटेड। ग्रुप था, हम सभी इकट्ठे बैठ के सभी एक ही प्रिपरेशन में थे, तो वो माहौल हमेशा वैसा रहता था। तो और मतलब अप फ्रंट कॉम्पिटिटिव रहते थे लोग कि तुम्हारे कितने आए, मेरे कितने आए। वो बहुत ज़रूरी होता है आपको पुश करते रहने के लिए, बार-बार। कभी किसी के ज़्यादा आ जाते थे, कभी किसी के ज़्यादा आ जाते थे। तो वो बहुत एज देता है आपको, वो आई कॉम्पिटिशन थिंक में हमेशा वो रहना। स्पोर्ट्स मेंटालिटी से ना बड़ी अच्छी तैयारी भी होती है ना, पीयर लर्निंग जो होती है ना, साथ में लोग मिलके पढ़ रहे हैं, डाउट्स भी डिस्कस हो गए, चीज़ें हो गई, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। प्रिपरेशन के दौरान कोई लो फेजेस आया आपको जब आपको लगा कि शायद चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी या डायरेक्शन पता नहीं है सही है नहीं है, ऐसा कुछ? लास्ट कॉलेज के बाद मैं प्रिपरेशन करने आपका कोर्स लिया था मैंने, तो मेरे को था कि अभी सफिशिएंट टाइम है अगस्त के बाद में कि मैं सिलेबस भी आराम से निपटा लूँगा और प्रैक्टिस भी आराम से हो जाएगी। बट मेरे दादाजी ही गॉट सिक, और फिर दिसंबर में ही पास अवे। ओह, तो सॉरी। उसके बाद में फरवरी तक आई वॉज बिजी इन दैट, और मैं फोकस नहीं कर पाया बिकॉज सारी फैमिली इकट्ठी थी, तो वहाँ पढ़ नहीं पाया मैं। उसके बाद मैं फोकस होके फिर पढ़ पाया। वो लो फेज़ था बिकॉज एक पर्सनल लॉस था, अटैचमेंट थी मेरी उनके बिल्कुल। साथ में। बट वही फेज़ था, नहीं तो जो नॉर्मल डे टू डे होती थी वो तो चलती ही रहती थी। वो तो मैं डेली मम्मी के साथ में शाम को घूमते हुए खाना खा के, बिकॉज थोड़ा एक्सरसाइज भी ज़रूरी था, वो मैं कर नहीं पाया एग्जैक्टली। बट वो डेली डिस्कस हो जाती थी, वो तो डेली सॉर्ट हो जाती थी। बट जो मेजर थी वो यही थी बस। फिजिकल एक्टिविटी में आप वॉक करते थे क्या रोज? वॉक ही कर पाते थे बिकॉज मैं चाहता तो था, बिकॉज मैं जिम करता था स्टार्टिंग में, तो बट वो नहीं कंटिन्यू हो पाता बिकॉज सारे दिन आप फिर लथार्जी में रहते हो, वो आप नहीं कर सकते हो, एक ही चीज़ आप पे फोकस कर सकते हो एक टाइम पे। तो वो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। लाइट थोड़ी सी डिनर के बाद में वॉक करते थे बस। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू एज ए एस्पिरेंट। मुझे लगता है जैसे मैंने भी ये देखा कि कोई भी फॉर्म ऑफ लेट्स से एक्सरसाइज थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज उसके लिए आपको एक माहौल चाहिए, सेटअप चाहिए। योगा करना है तो यू हैव टू नीचे बैठना है, देन मुझे हमेशा चीज़ें ना परेशान कर दी हैं ऐसी, मतलब जिम तो समथिंग आई कुड नेवर कंटिन्यू। मेरे को भी अल्टीमेटली मैं वॉक पे सेटल हो गया हूँ। आई कैन प्ले स्पोर्ट्स, मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है, बट स्पोर्ट्स में भी क्या होता है कि आपको फिर सर्कल चाहिए, है ना। बैडमिंटन है तो यू नीड पीपल, आपको टेनिस खेलना है देन यू नीड पीपल। तो वो कई बार ग्रुप बन पाता है अच्छा, कई बार ग्रुप अच्छा नहीं बन पाता है। तो स्पोर्ट्स भी मैंने बंद ही कर दिया, बट आई वॉक डेली। तो मेरा भी एक यही है कि कुछ ना करो। और सबसे अच्छी बात वॉकिंग में क्या है कि इट डजंट रिक्वायर एनी प्रिपरेशन। आप उठे चल दिए, ठीक है। आप वॉक करते करते अगर आपको कुछ कान में लगा के सुनना है तो सुन सकते हो, किसी से फ़ोन में बात करनी तो फ़ोन बात। तो ये अच्छा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं यही कहूँगा यार कुछ तो फिजिकल करना है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, दौड़ लगा सकते हो तो और भी अच्छी बात है, कसरत कर सकते हो इससे अच्छी बात क्या है, खेल सकते हो तो उससे अच्छी बात नहीं। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम वॉक करो। ये नहीं कि सेडेंट्री लाइफ बना ली पूरी, कुछ कर ही नहीं रहे। एंड आई थिंक उसका फिर असर पड़ता है आपकी रिटेंशन, मेमोरी, सब पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। ठीक है। मोटिवेशन वगैरह कुछ तैयारी के दौरान नीड पड़ती थी कुछ? संडे चर्चा। हाँ, सुनते थे संडे आप, चर्चा है ना? मम्मी के साथ में बैठ के हर संडे को, बिकॉज कई बार ज़रूरत भी नहीं होती थी, बट आप कई बार वही मोटिवेशन की ज़रूरत को भी एक्सप्लेन करते थे कि ज़रूरत भी है कि नहीं है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो वहाँ से बस सेटिस्फैक्शन हो जाती थी लग कि रहा है हाँ मुझे इतनी ही संडे चर्चा फिर मोटिवेशन से चाहिए। शुरू करना पड़ेगा। करना ही चाहिए सर, वो तो आप आई थिंक 19-20 बार की है मैंने संडे चर्चा, फिर अभी वो बंद चल रही है, शुरू करता हूँ फिर मैं। ठीक है, अगर आप लोग सुनते हैं तो करते हैं बहुत फिर शुरू। सुनते थे सर। ठीक है। आपकी तैयारी में मुझे लग रहा है कि आपके साथ आपकी मम्मी भी तैयारी कर रही थी, बिल्कुल। ये मुझे महसूस हो रहा है। बात थोड़ा बताइए, कैसा सपोर्ट रहा और क्या रहा? हमारी फैमिली आसपास में रहती तो बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है, तो वही हर एक चीज़ से, इस चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखती थी कि अभी ये टाइम है, अभी पढ़ना है, तो गेट बंद कर दिया है, किसी को आने नहीं दे रही हैं। तो और फिर हर एक चीज़ में कभी भी मेरे को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो हम डेली डिस्कस करते थे। मतलब वो वॉक टाइम 1 घंटा अगर हम घूम रहे हैं तो वो 1 घंटा बस इसी चीज़ की बात हो रही है कि क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, अब क्या करना है। कई बार बिना बात की एंग्जायटी आ जाती थी कि क्या पता क्या हो जाए, तो उसको भी डिस्कस करते रहते थे। तो कभी वो बर्डन नहीं बन पाया दिमाग पे। तो बहुत चिल रहता था कि वो हमेशा कहती थी, "हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी उस चीज़ की।" तो बहुत लाइवली रहता था उस चीज़ में। फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है उस चीज़ में, तभी इतनी जल्दी हो पाया, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता। बाकी बताइए फैमिली में कौन कौन है?
पापा हैं, मम्मी हैं, दादाजी थे पहले, वो एक्सपायर हो गए और हम अभी तो जो हमारी न्यूक्लियर जहाँ हम रहते हैं वो ये हैं। फिर एक्सटेंडेड फैमिली मेरे चाचा जी, ताऊ जी आस-पास में ही रहते हैं, तो हुँ, सब एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो पूरा। बड़ा हाँ परिवार। जी, अब मज़ा आता होगा ना? बिल्कुल, एग्ज़ाम में हो गया तो अब इकट्ठा होके मस्ती करो, अब कोई इकट्ठा हो दिक्कत गए नहीं। मस्त। वो फ़ादर क्या करते हैं आपके? पापा हरियाणा पुलिस में हैं, सीआईडी में सब इंस्पेक्टर। यार बहुत टफ जॉब है, मतलब मैं जब भी डिस्कस करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये जो नौकरी है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। मतलब आपको किसी भी डिफ़िकल्टी में रेडी रहना है हर चीज़ में, तो मतलब इट्स वेरी कमेंडेबल जॉब। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थोड़ा सा आते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों पर चर्चा करते हैं जो स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप टॉपर से ज़रूर पूछिएगा। तो ऐसे तैयारी के दौरान फ़न एलिमेंट्स क्या थे आपके? मतलब दिन भर पढ़ाई हो गई, फ़न कैसे क्रिएट, मतलब एक होता है ना कि आप जब 12th तक होते हो तो आप पूरा फ़न मोड में होते हो। मतलब इट्स लाइक लगता है ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं करना है, मस्ती करते रहो। देन सडनली यू फ़ील लाइक यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो फ़ेज़ आ जाता है। एंड आई हैव सीन कि लोगों का जो हैप्पीनेस फैक्टर है वो उसी के साथ कम होने लगता है। बट स्टिल मुझे लगता है कि आप कुछ भी ज़िंदगी में करो, वो हैप्पीनेस फैक्टर मेंटेन करना होता है। क्या आपके कुछ फन एलिमेंट्स थे इवन ड्यूरिंग प्रिपरेशन? हमारा ग्रुप था लाइब्रेरी में, हम 5-6 लोग थे, तो हमेशा एक साथ रहते थे, हमेशा ही वी यूज्ड टू चिट चैट अ लॉट। और फिर पार्टीज़ किसी की भी कोई भी छोटी भी सक्सेस हुई तो पार्टी करने चले गए हैं। वो हमेशा रहता था कि कहीं भी चले गए हैं साथ में, और फिर लाइब्रेरी से ही, और फिर लाइब्रेरी में ही आके सभी एक साथ में पढ़ने भी बैठ गए हैं। तो जो भी फ़न होता था वो हमेशा उन्हीं के साथ में होता था, और इतने ज़्यादा लोग होते थे तो कभी भी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहता था। हुँ, किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी जर्नी के फेज़ में कोई ना कोई होता था, तो आपको हमेशा पता चलता था कि अरे हम वहाँ थे, अब यहाँ है, कोई और आगे वाला दिख रहा है जो पहले ही सिलेक्टेड है। तो हमेशा ऐसा रहता था कि कभी कोई हेडेक नहीं आई इस चीज़ की, कुछ करना है या कुछ होगा, नहीं होगा। आपको इतने एग्ज़ाम्पल्स दिखते थे कि कभी उस चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। फ़न बना ही रहता था, बिकॉज़ सब चिट-चैट कर रहे हैं, अगर कम नंबर आ रहे हैं तभी भी मज़ाक हो रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं तभी भी मज़ाक हो रहे हैं, तो फ़न तो हमेशा ही बना रहता था लाइब्रेरी में। और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पर कि बच्चों को मैं सभी को ये बता रहा हूँ कि एकांतवासी मत बनो। आई थिंक अंटिल अनलेस यू एन्जॉय बीइंग अलोन, और अगर आप लेट्स से शुरू से ऐसे रहे हो, कुछ लोग होते हैं जिनको किसी और से बात करना पसंद नहीं। मेरा एक दोस्त था, आईआईटी क्रैक किया था उसने, तो उसका नेचर ऐसा था कि उसको किसी से जेल होना पसंद ही नहीं था। तो ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं, मैं मानता हूँ, बट देयर आर मेनी पीपल जो ऐसे नहीं हैं। तो आप अपने आप को ऐसा मत कर लो तैयारी के दौरान। मे बी आपको शायद अपने दोस्तों को थोड़ा चेंज करने की नीड है। जैसे रजत जी के फ्रेंड्स थे, वो सब तैयारी कर रहे थे, लाइक माइंडेड हो गए, वो भी मिशन ओरिएंटेड है। दोस्त आप बदल लो उस पीरियड में, जो तैयारी कर रहा है उनसे ही मतलब रखो, बट एकांतवासी मत बनो, क्योंकि ये बड़ा नेगेटिव हो जाता है। बिकॉज आप अगर हंस भी नहीं रहे हो दिन भर में, तो आपका प्रेशर कहाँ रिलीज होगा, स्ट्रेस कहाँ से रिलीज होगा, और फिर वो बर्डन बन जाता है। बर्डन देन है। वो फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन एंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो इसका ख्याल रखें, थोड़ा हंसना ज़रूरी है, खूब खिलखिला के हंसो, बहुत खिलखिला के तैयारी करो, क्या दिक्कत है। कमिंग टू एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, आज के डेट में बहुत कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है। मतलब इफ़ यू लुक एट द काइंड ऑफ कंपटीशन, जैसे एग्ज़ाम इवॉल्व हुआ है, इसकी मतलब कहते हैं ना कि जो चाहत है वो बढ़ गई लोगों की। एसएससी सीजीएल मतलब यूपीएससी एक अलग पोल है जो कि बहुत टफ एग्ज़ाम है। तो लोगों को लगता है पहली सीढ़ी एसएससी, दूसरी सीढ़ी यूपीएससी। यूपीएससी। और कई लोगों के लिए तो ये, चलो हमें यूपीएससी नहीं भी करना है तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, एसएससी। कंसीडरिंग दैट, स्टिल आई बिलीव कि देयर इज़ ए प्रोसेस टू गेट सिलेक्शन। प्रोसेस का मतलब है इफ यू डू राइट थिंग्स, राइट प्रैक्टिस, डजेंट मैटर कितना कंपटीशन है, सिलेक्शन हो जाता है। आपके हिसाब से वो क्या 4-5 चीज़ें हैं जो ये चीज़ डिफाइन करती हैं? प्रोसेस सब बहुत सिंपल है, बट उस सिंपल चीज़ों को बार बार रिपीटेशन में करना और लगे रहना उसके जब तक आप पहुंच नहीं जा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सिंपल चीज़ों में ही उनको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और उनको कर ही नहीं पाते हैं लगातार। अगर आप सिंपल चीज़ों को प्रोलॉन्ग तरीके से करते रहोगे, लंबे टाइम तक करते रहोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उस लेवल के हो गए हो कि आप सिलेक्शन के पास में आ गए और फिर हो जाएगा। फिर आपको जो डिज़ायर्ड है वो भी मिल जाएगा। वो हमेशा होता है, बट आपको तैयारी हमेशा एग्ज़ाम की करनी है। आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए मत पढ़िए, बिकॉज़ आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे होते तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे होते, आप सिर्फ़ उसको पढ़ रहे होते। अगर आप उस पे एग्ज़ाम का फ़ोकस है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड करिए। अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो टाइम मोड में करिए, मॉक्स के थ्रू करिए, ताकि आपको एक तो फ़ियर ऑफ सिटिंग इन द एग्ज़ाम खत्म हो जाए।
आप जब उस सिचुएशन में आपको इतनी बार डालोगे तो वो मसल मेमोरी ऐसी स्ट्रांग बन जाएगी कि अगर आपके साथ में एग्जाम में कोई झटका भी लगता है तो आप यू विल रिबाउंस, आप हमेशा रीबूट हो जाएगा बीच में एग्जाम के। मेरे साथ हुआ था मेंस के टाइम पे, रीजनिंग से स्टार्ट करता था मैं, और मैंने स्टार्ट किया 4-5 क्वेश्चंस 5 मिनट लगा दिए मैंने और एक भी नहीं हुआ। इसी बार की बात है। बट वही वो जो मेमोरी थी, मसल मेमोरी, वो किक इन की और फिर एकदम से 10 मिनट में 15 क्वेश्चन करके आगे बढ़ा। बट वो आपको बनानी पड़ेगी, आपको इतनी बार वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको इतनी बार वो हाथ को बताना पड़ेगा कि ऐसे 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 चलना है, तभी वो चीज़ होगी। 2019 के ऑल इंडिया रैंक 5 का सागर सर का इंटरव्यू था। उन्होंने अपने वो आपने कमेंट में भी डलवाया था वो कि ये चीज़ें हैं जो मैं हर मॉक से पहले या एग्ज़ाम से भी पहले अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ। तो कि किस चीज़ को स्किप करना है, 2 लाइन से बड़ा है तो स्किप करना है उस चीज़ को। और आप भी कहते थे इफ़ यू कैन नॉट डिसाइड द आंसर इज़ नो। यस यस। तो आप उसको कैसे स्किप करना है, अगर आप वहाँ एग्ज़ाम में सोचने बैठ जाओगे तो कभी भी नहीं होगा। मेरा तो हमेशा ये रहता था कि एग्ज़ाम से ज़्यादा प्रिपेयर करो। प्री में भी अगर 60 मिनट्स मिलते हैं तो मैं 50 मिनट्स ही मॉक अटेम्प्ट करता था। 60 मिनट अटेम्प्ट किया और सबमिट कर दिया। कोई ये नहीं कि अभी देख लेता हूँ और फिर बाद में थोड़ा सा और कर लूँगा। मेंस में भी ऐसा ही था। मैंने अपने बोर्ड पे लगा रखा था वो पोस्ट-इट्स पे लिख के कि 10 मिनट्स हैं, इसमें 15 क्वेश्चंस रीजनिंग के करने हैं, फिर शिफ्ट होना है, 10 मिनट्स हैं, छाँट-छाँट के मैथ्स के करने हैं इतने क्वेश्चन, एंड फिर अगली साइकिल लेनी है, फिर इसके बाद एक और साइकिल लेनी है, ऐसे करके। तो उसकी प्रैक्टिस जब तक आपको नहीं होगी और वो एग्जाम में वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। एग्री एग्री एग्री। एक और पॉइंट बोलूँगा, मुझे लगता है क्वेश्चन स्किपिंग का अभी एक नया मॉडल में सोच रहा था कि बच्चे बार बार पूछते हैं। तो जैसे एक चीज़ मैंने बोली थी कि इफ़ यू कैन नॉट डिसाइड आंसर इज़ नो। अगर आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि छोड़ना है या करना है तो छोड़ दो, क्योंकि करने वाला सवाल होता तो कर रहे होते आप, ठीक है। सेकंड, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन स्किपिंग फोटोग्राफिक होनी चाहिए। इफ़ यू आर रीडिंग द क्वेश्चन एंड स्किपिंग इट, इवन देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो आई थिंक जैसे कई सारे पैरामीटर्स हैं फोटोग्राफिक का, मतलब ये हो गया कि देखा और देख के डिसाइड किया, पढ़ा नहीं। लाइक क्वेश्चन इज लेंदी, छोड़ दो। क्वेश्चन CISI का, छोड़ दो। क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, छोड़ दो। DI छोड़ दो, बाद में करो, बिकॉज ये चीज़ें टाइम लेंगी। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, टाइम लेगा। तो इट्स बेटर कि वो एल्गोरिथम अपने अंदर ऐसा बिठा लो ना कि आप सवाल को देखो और स्किप कर दो, देखो और स्किप, बिकॉज दैट वे आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट नहीं करना कि अच्छा इसको छोड़ना है तो उसी में 30 सेकंड लगा दिए, तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। बिकॉज ये मेरे साथ लास्ट अटेम्प्ट में 2021 का जो मैथ्स का मेंस का पेपर था उसमें ये प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ में। पेपर आसान था, आप उसको अटेम्प्ट आराम से कर सकते थे, बट वो मसल मेमोरी नहीं थी कि आपको स्किप करना है। तो वो पूरा अटेम्प्ट हो ही नहीं पाया, जिसके कारण भी थोड़ा सा मार्क्स कम रह गए थे। और वो अगर उस टाइम पे ही पता होता तो शायद वो बिल्कुल, वहीं बिल्कुल। काम चल जाता। बट जब तक आपके हाथ को पता नहीं, बिकॉज आप सोच नहीं सकते हो, एग्जाम में आप ऑटो पायलट पे चलते हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है एग्जाम में। बिकॉज और फर्स्ट होता है तो तब फर्स्ट अटेम्प्ट है, तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सब कुछ करते जाओगे, इतने सारे स्टेप्स होंगे कि आप खुद ही डायरेक्ट होते जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब एंड हो गया है एग्जाम। राइट, मतलब सिंपल सी चीज़ मुझे लगती है कि यू डू नॉट फेल बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन, यू फेल बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना। तैयारी सब करते हैं, पढ़ के सब जाते हैं, सिलेबस सारे ख़त्म करते हैं, बट हु एग्जीक्यूट्स बेटर विंस, दैट सिंपल गेम। तो आई थिंक एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो सभी लोग, खूब मेहनत करो और मॉक से खूब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा करोगे। रजत, एक और ट्रैप मैंने देखा है तैयारी में होता है, वो होता है आपका सोशल मीडिया। व्हेन आई से सोशल मीडिया, आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को तो मैं एसेंशियली सोशल मीडिया से अलग रखूँगा। इट्स नॉट ए सोशल मीडिया, वो तो वीडियो प्लेटफॉर्म है, बट टाइम वेस्ट करने का तो लोग यूट्यूब पे भी करते हैं, ठीक है। कमिंग टू द सोशल मीडिया पार्ट, मतलब सोशल मीडिया है, मतलब आपको कैसे लगता है, क्योंकि ये ऐसा ट्रैप है कि अगर आप ट्रैक ना करो। मेरा एक दोस्त था एंड वो बोला कि यार मेरा दिन अच्छा नहीं गुजर रहा है, कहानी बता रहा था, SSC में सेलेक्टेड है, पोस्टेड भी। तो मैंने कहा कि यार एक काम करो, तुम अपना देखो कि कितना यूज़ कर रहे हो तुम फ़ोन को। मुझे पता था वो फेसबुक बहुत यूज़ करता है, कपिल शर्मा का फ़ैन था तो उसके वीडियो देखता रहता था। वो बोला बस 2-3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। मैंने कहा तुम एक बार करके देखो और बताओ मुझे अपना टाइम। वो 7 घंटे यूज़ कर रहा था रोज़, विदाउट हैविंग दैट नॉलेज। मतलब ये इतना बड़ा हुक है कि आपको लग रहा है कि आप चंक्स में टाइम दे रहे हो और आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, बट 7 आवर्स 6 आवर्स ऑन यूट्यूब और फेसबुक एवरी डे। और वो सरप्राइज था
शॉक था कि यार इतना टाइम में कैसे देखता हूँ। ही लेफ्ट फेसबुक एंड उसके बाद उसने आज तक उस फेसबुक को वापस लॉग इन किया। तो कई बार अवेयरनेस ही आपको मुक्ति दिला देती है, बट कई बार वो ट्रैप से निकलना इतना आसान नहीं होता है। आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, अब ये एक स्ट्रैटेजी है मेरे ख्याल से एस्पिरेंट के लिए कि उसको भी एक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कैसे यूज़ करना है। सबके लिए नो पॉसिबल नहीं है, राइट, कि मत यूज़ करो, बेस्ट मत यूज़ करो। आई थिंक उससे बड़ा तो कुछ ही नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू नो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी और आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए। एक तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक तो नोटिफिकेशंस बंद कर दो। हम्म, आप जब उसको चाहो तब चलाओ। वो ऐसा ना हो कि आपको वो प्रॉम्प्ट कर रहा है और आप फिर चला रहे हो। मैंने तो अनइंस्टॉल कर दिया था। जब भी 5-7 दिन में 10 दिन में मुझे ऐसा होता था कि चेक करना है, इंस्टॉल किया, उस दिन अगर 2 घंटे यूज़ भी कर लिया तो फिर अनइंस्टॉल कर दिया। इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह तो अनइंस्टॉल्ड ही रहते थे। बस एक टेलीग्राम यूज़ होता था, बिकॉज़ उस पे एक मैं कम्युनिटी में एडेड था, वो दी पंडित्स करके, उसमें एडेड रहता था। उसमें कॉम्पिटिशन रहता था, उसमें रैंक्स वैंक्स पता चलती थी, लोग सब मॉक्स देते थे, तो उसका अंदाज़ा रहता था। और तो कट ऑफ रहना, बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा ऑब्सेसिव हो जाता हूँ किसी भी चीज़ को नहीं लेके, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बंद ही कर देता था उसको कंप्लीटली। जभी भी चलाया, यूज़ किया और फिर अनइंस्टॉल कर दिया, ताकि वो थोड़ा बैरियर ऐड हो जाए। आप उसको कई बार आप होम स्क्रीन पे किसी चीज़ को रखते हो तो बिना जाने आपका हाथ पहुंच जाता है उधर। मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, नथिंग वर्क्स बेटर देन अनइंस्टॉल। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई सारे ऐप्स बनाए गए, जैसे बीच में मैं एक ऐसी चीज़ कर रहा था, अपने साथ मैंने इंप्लीमेंट करी, क्योंकि हमारा फ़ोन के बगैर काम नहीं चलता है। टीम से कम्युनिकेट करना है व्हाट्सएप पे वगैरह वगैरह। एक बार फ़ोन मैंने हाथ में लिया एंड अब वो ऑटोमेटिकली फेसबुक और ट्विटर और सब चलता रहता है, सोशल मीडिया भी हमें इंस्टॉल करके रखना पड़ता है फ़ोन में। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि फ़ोन उठा के मैं पूछूंगा कि वाई आई वॉन्ट टू यूज़ इट, तो वो एक बफर क्रिएट करेगा, क्योंकि कई बार आप ये काम एक प्रोग्राम की तरह कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप कर रहे हो। पता ये ही इतना बड़ा ट्रैप है, ठीक है। नींद आ रही है और आप सो नहीं रहे हो, आप स्क्रॉल कर ऐसे रहे। स्क्रॉल की तरह, ऐसा लग रहा है कोई और ही कर रहा है, यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल, इस तरह का चीज़ें होती। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछना खुद से शुरू किया कि वाई आई एम गोइंग टू यूज़ इट, एंड वो बफर ने क्या किया, मेरा फ़ोन का यूज़ कम कराया, ठीक है। बट देन उसका भी ट्रैप दिमाग के पास होता है, कई बार वो स्किप हो जाता है, आप नहीं पूछते हो और आप फंसे ट्रैप में। फिर मैंने देखा ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं कुछ, जो क्या करते हैं, व्हेन एवर यू ओपन द ऐप, वो क्या करेगा, वो ऐप खोलेगा नहीं, वो तुम्हें वेट कराएगा, एक स्क्रीन ऐसे ऊपर जाती है ना, लाइक दैट। वो काम वो ऐप करता है, फिर एक्ट एज ए बफर। एवरी टाइम यू क्लिक ऑन द ऐप, वो डिले कर देगा उसको, तुरंत खोलेगा नहीं, और वो क्वेश्चन पूछेगा, वही क्वेश्चन पूछेगा। तो वो ऐप से भी मुझे लगा ठीक है। बट देन मैंने देखा कि दिमाग ना उसको स्किप करने में भी बिल्कुल चिल है, उसमें ऑप्शन होता है ना कि नो आई वांट टू यूज़ इट। तो वो ट्रैक ऐसा था कि मैं जाके नो आई वांट टू यूज़ इट करके भी उस ऐप को यूज़ कर रहा था। तो आई थिंक अनइंस्टॉल करना बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, इंस्टॉल करना, लॉग इन करना, उससे बेहतर कुछ नहीं। तो इफ़ यू कैन अवॉइड, इट्स गुड। इनकी स्टडी मुझे अच्छी लग रही है कि इंस्टाग्राम 5 दिन में एक बार देख लो, 6 दिन में एक बार देख लो, रोज़ देखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ इट। यूट्यूब पे आते हैं, हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम वो जो वीडियोज़ आते हैं ना थंबनेल वाले, अनइंस्टॉल कर दिया था सर मैंने। यूट्यूब भी, यूट्यूब भी। बस सिर्फ कोर्स। सिर्फ कोर्स के लिए भी मैं फ़ोन में मतलब प्रॉब्लम होती थी, आई साइट की प्रॉब्लम होने लग जाती थी। आप इतनी छोटी स्क्रीन में आप ग्लेयर करते रहते हो, तो उसके लिए मैंने टैब लिया था जो, तो उसी पे मैं क्लासेस देखता था। और कोशिश तो मैंने ये भी ये की कि लाइब्रेरी में जा रहा हूँ तो मैं फ़ोन घर पे छोड़ के जाऊँ, बट कई बार उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती थी तो लेके जाना पड़ता था, बट मैं अनइंस्टॉल कर देता था ऐप्स को। जब भी ज़रूरत होगी, आप वो एक्स्ट्रा बैरियर क्रिएट हो ही जाता है, और फिर आप बहुत बार अवॉइड ही कर देते हो। आप 3-4 दिन हो गए, आपको पता चलता है अरे खोला ही नहीं। तो वही मेरे को हर एक प्रॉब्लम के लिए वही बेस्ट सॉल्यूशन दिखा कि हटा दो उसको, एनवायरनमेंट से ही हटा दो उसको। उससे बढ़िया कुछ काम नहीं करता अपनी है। एनवायरनमेंट को रिस्ट्रक्चर कर दोगे तो आप अपने आप ही, वो एटॉमिक हैबिट्स वाली बात है कि अपने आप ही क्यूरेट कर दोगे, बिल्कुल तो उसको तो बिल्कुल। बहुत बेटर आपको। जैसे आप फ़ोन साथ में लेके सोओगे तो सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन ही उठाओगे, है ना, हम्म, नेचुरल है। बट इफ़ यू कीप, मैं रात को क्या करता हूँ, अपना फ़ोन, जो मेरा स्टूडियो है जहाँ से क्लास लेता हूँ, उसमें एक हमारा बुक शेल्फ है, उसमें बुक शेल्फ के पीछे डाल के बीच में किताब के डाल के रखता हूँ दैट इतना ईजी एक्सेस नहीं होना चाहिए फ़ोन का, कि मॉर्निंग में ऐसा ना हो कि मैं रैंडमली गया और मैंने फ़ोन उठा लिया, तो वो बैरियर क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज मैं भी वो टीवी का केस होता था उसके ऊपर रख देता था पीछे की, ताकि कुछ टेबल वेबल रख के चढ़ के उसके ऊपर उसको उठाना पड़े। तो ये सब बचने के लिए ना दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। मतलब अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें था कि अगर आप किसी चीज़ के साथ हमेशा रहने लगते हो, ठीक है, लाइक फ़ोन,
तो ये आपका एक एक्सटेंसिव बॉडी हो जाती है, मतलब इट्स लाइक ए फ़ोन को कर रहे हैं, ये आपका एक्सटेंसिव न्यूरल नेटवर्क है। फ़ोन इज़ ऑल्सो लाइक ए बॉडी, आपका दिमाग उसको आपके शरीर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो अगर वो आपके साथ साथ नहीं होगा ना, तो आप इसीलिए महसूस करते हो कि कहाँ गया मेरा फ़ोन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इस एरा में जो सुविधाएं हैं वो उनका मिसयूज़ ना करो आप, है ना। टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करो। मैं कई बार सरप्राइज़ होता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 3 बजे रात को अगर मैं ट्वीट कर दूँ तो हमारे बच्चे आ जाते हैं। मैं यही सोचता हूँ ये कर क्या रहे हैं ट्विटर पे यार 3 बजे रात को। इंस्टाग्राम पे आप फ़ोटो डालो नहीं, कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। तो ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस ट्रैप में फंसे हैं। बिकॉज़ वो नोटिफ़िकेशंस का भी वो हाँ, ट्रैप है बिल्कुल, वो तुरंत इतनी रात को भी पता चल जा रहा है कि हाँ, कोई तुरंत, एक्टिव है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे सारे नोटिफ़िकेशन बंद हैं, मतलब आई थिंक 4 साल हो गए मैंने नोटिफ़िकेशन कोई ऑन ही नहीं कर रखे हैं आज तक। तो वो एक फ्रीडम देता है कि यू चेक व्हेन यू वांट, मजबूरी नहीं है कोई कि आया नोटिफ़िकेशन में घुस गए अंदर। और आई थिंक अनइंस्टॉल बच्चा तो आप तो कर ही सकते हो यार, हम लोग का तो मजबूरी है, लेकिन तुम लोग कर सकते हो, कर दो, ठीक है। अ, अ, हमने वाइड रेंज कर लिया है डिस्कशन आपसे। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और उसको पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, तो कौन सी 3-4 गलतियाँ हैं जो ना करें? एक तो किसी भी मेजर पोर्शन को छोड़ के ना जाए, हर एक चीज़ को कंप्लीट करे और उनकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करे और जो रिलेवेंट है उसी की प्रैक्टिस करे। ऐसा ना हो कि वो बिना बात के सोर्सेज़ बढ़ा रहा है अपने और उसने वो सोर्सेज़ कंसाइज़ नहीं रखे हैं। बिकॉज़ मेरे साथ भी क्या प्रॉब्लम होती थी कि मैं बुक्स इकट्ठी कर लेता था और वो कभी यूज़ नहीं हुई सारी प्रिपरेशन में। तो आप थोड़ी थोड़े सोर्सेज़ रखो अपने पास में और उन्हीं को मल्टीपल रिविजन्स जो वो सभी का ब्रेड एंड बटर लाइन हो गई है कि मल्टीपल रिविजन्स बट वो फैक्ट है, वो क्रिंज लगता है लोगों को कि हाँ, इतनी बार क्लीशे हो गया है वो, बट वो फैक्ट है, इसीलिए वो हर एक टॉपर आपको बताएगा। मल्टीपल एक ही सोर्स की मल्टीपल रिविजन्स आप करोगे, एक ही चीज़ को बार-बार प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका विदाउट थॉट आपका हाथ चलने लगेगा और हाथ से प्रैक्टिस कीजिए। मॉक्स जितने भी आप बिकॉज़ सफिशिएंट प्रैक्टिस ज़रूरी है उस टाइम्ड मोड में ताकि आप मतलब उस बिकॉज़ एग्ज़ाम प्रेशर इट्स अ टोटली डिफरेंट बीस्ट। आपको उसको बीट करना है तो आपको उस सिचुएशन में आपको इतनी बार आना पड़ेगा। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा अगर आप और एसएससी के इसी जैसे एग्ज़ाम्स हैं या फिर और भी कोई एग्ज़ाम्स है, अगर आप देने जा सकते हो फिज़िकली, तो वो एक मेंटल बैरियर वो भी खत्म हो जाता है कि आपको जाना है, ये रजिस्ट्रेशन होगी, यहाँ थंबप्रिंट लगेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल फ़ैमिलियराइज़ हो जाते हो एनवायरनमेंट के साथ में, आपको कभी भी नया नहीं लगेगा बिकॉज़ नॉर्मली सेंटर सारे टीसीएस के सेम ही रहते हैं। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हो उस एनवायरनमेंट में, आपको लगता है कि हाँ, ये तो अपना ही है, हाँ, आ चुके हैं तो आ कई चुके हैं बार। यहाँ पे तो। नहीं, ठीक है। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, कहते हैं कि सर फॉर्म डाल दिया, तैयारी नहीं है। 60 किलोमीटर दूर सेंटर है, जाऊँ या नहीं? मैंने कहा ज़रूर जाओ यार। पेपर ज़रूर दो। अब मॉक टेस्ट तो आप घर पे बैठ के देते हो, वहाँ एक्चुअल टीसीएस के सेंटर पे बैठ के पेपर देने को मिल रहा है। गो, गिव इट। भले ही नंबर आया अच्छा है, खराब, उससे फ़र्क नहीं होता है, राइट। और क्या मिस्टेक्स आपको लगती ना करें? आपको टीचर्स के पीछे नहीं भागना है, आपको हमेशा एक टीचर पे आप स्टिक कीजिए, उसी को बार-बार रिपीट कीजिए, उन्हीं से सारी चीज़ें समझिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो टीचर अच्छा लग रहा है, बाद में फिर आप दूसरे से सोच रहे हो कि वो कुछ अलग बता देगा। हमेशा टीचर वही बताएँगे जो एग्ज़ाम टीसीएस पैटर्न पहले ही पूछ चुका है। क्वेश्चंस वही रहेंगे, कंटेंट वही रहेगा, प्रैक्टिस आपको करनी है। कंसेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें और उनको कीजिए, बट भागिए मत बिकॉज़ आप वहीं भटकते रह जाएँगे और एग्ज़ाम पास में आ जाएगा, आप उसी साइकिल में फँसे रह जाएँगे। ना दैट्स ट्रू, मतलब मुझे लगता है वही कि बच्चों को फोकस का बड़ा इशू आ गया है इस एरा में, बट अदरवाइज क्योंकि ऑप्शंस अब ज़्यादा होते हैं। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें यही था कि जब हमें ज़्यादा चॉइसेस, ह्यूमंस आर नॉट गुड एट मेकिंग डिसीजंस जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट वही हुआ था कि एक मॉल में 2 तरह के जेली रखे हुए थे, तो सेल ज़्यादा थी। 6 तरह की जेली उन्होंने रख दी, सेल कम हो गई बढ़ने के बजाय, बिकॉज 6 में लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कौन सा लें। तो अब यही प्रॉब्लम हो जाती है कि जब उनको यूट्यूब पर 5 टीचर दिख रहे हैं ना, तो वो जंप करते रहते हैं इधर से उधर, दे कैन नॉट टेक ए कंक्रीट डिसीजन। और इसलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, मैं सबको बोलता भी हूँ, बैचेस की इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ जाती है, बिकॉज एक पे आपने ट्रस्ट किया और उसके साथ आप आगे बढ़ गए, तो द मनी दैट यू हैव पेड, उसने आपके दिमाग को फ्रीडम दे दी अब ये सोचने की कि मैं पढ़ूं किससे। और वो ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम आपको बड़ा रिजल्ट देती है देन कि आप कंफ्यूज होकर सबको देखे जा रहे हो, इनका कंटेंट आया इनको देखो, उनका आया उनको देखो, तो वो टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें, उस प्रोसेस में। तो इनरोलिंग इनटू ए बैच मतलब यू इन्वेस्ट, व्हेन यू इन्वेस्ट मनी इन समथिंग,
हमने एक मॉक निकाला 1 रुपए का, पता है आपको? 1 रुपए का बच्चे ने मॉक खरीदा और हमने देखा कि वो 1 रुपए की भी ओनरशिप है उसकी। वो कहता है कि हमने 1 रुपए पे किया, हमने मॉक खरीदा है एंड इट इज़ अ सेट ऑफ मॉक्स, हमें इसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, हमने पे किया है। तो ये वैल्यू है पैसे की कि अगर आदमी 1 रुपए भी पे करता है तो वो अंडरस्टैंड करता है कि हमने कुछ खर्चा है इस पे, तो वो उसकी वैल्यू फिर डिराइव करने की पूरी कोशिश करता है। हाँ, और उसको इम्पोर्टेंस भी देता है कि या ये हाँ। कुछ मैंने विलिंगली किया है, ये Exactly, ऐसा नहीं कि exactly. कुछ फ्रीली That is a अवेलेबल है। कमिटमेंट, एडिशनल कमिटमेंट कि भाई एक स्टेप हम्म। आगे जाके मैं कुछ कर रहा हूँ। और नॉर्मली क्या होता है, फ्री में यूट्यूब पे प्लेथोरा ऑफ कंटेंट, वहाँ वो आपका बन ही नहीं पाता है। और वो कभी कंप्लीट भी नहीं होता है। नहीं हुआ। वो सफिशिएंट, आप बहुत सारे सोर्सेज से कुछ ना कुछ करके कर लोगे, बट वो इतना टाइम आपका वेस्ट कर देगा कि वो रिटर्न है ही नहीं उस चीज़ में। एक आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से जब कोई पढ़ाता है, उन टीचर का 10 साल का, 5 साल का सारा एक्सपीरियंस उस एक 15 क्वेश्चन की शीट में है, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। क्यों आपको वो 2 साल और ऐड करने हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में बिल्कुल, कि बिल्कुल। आप बिकॉज जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उससे आप ज़्यादा नहीं जान सकते हैं। आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना जान सकते हैं, बट जो इतने टाइम से ऑब्जर्व कर रहा है पैटर्न को, वो ज़्यादा प्रिडिक्ट अच्छा कर सकता है आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल एग्री। सो डाइवर्स चीज़ों पे हमने बात करी रजत, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। कुछ संदेश आपका एस्पिरेंट्स के लिए? संदेश बस मेरा यही है कि सिंपल हैं सारी चीज़ें, बस आपको फोकस करना है और कंसिस्टेंटली उनको करना है। आपको जो भी उसके लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़े या जुगाड़ करने पड़े, आप कीजिए, बट चीज़ें वही हैं, वही सिंपल हैं। जो टॉपर्स हैं वो भी उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं, बट वो रेगुलरली कर रहे हैं उस चीज़ को। अगर आप उस चीज़ को करेंगे तो आप भी वहीं आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। सो रजत, बहुत बहुत बधाई हमसे जुड़ने के लिए, रामावी टॉपर शो में आने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और मुझे पूरी उम्मीद है कि लाखों बच्चे आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे और जब वो भी रामावी टॉपर्स में आएंगे तो बोलेंगे कि हाँ, हमने रजत का ये वीडियो देखा था और इससे हमने ये सीखा था। सो बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर कमिंग टू रामावी टॉपर्स। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच।